हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज की वीडियो में ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपने थोड़ा भी टाइम स्पेंड किया होगा मशीन लर्निंग पढ़ते हुए, आई एम वेरी श्योर कि आपने ये टर्म कभी ना कभी सुना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आई टेल यू, जब मैं मशीन लर्निंग पढ़ रहा था, इट वाज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो मुझे बहुत डरावना लगता था। डरावना इन द सेंस, मुझे कंप्लीट कंट्रोल नहीं था इस टॉपिक के ऊपर। एंड आई ऑलवेज फेल्ट स्केर्ड कि अगर ग्रेडियंट डिसेंट कहीं पे आ रहा है तो मैं पूरा समझे बिना चीजें कर रहा हूँ। ठीक है। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, मैंने ऑलमोस्ट 2 दिन स्पेंड किया, काफी रिसर्च किया ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर, सो दैट इसके पीछे का जो मैथ्स है वो मैं आपके सामने एकदम कंज्यूमेबल बना के दिखाऊं। तो आई एम वेरी श्योर इस पूरे वीडियो में आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन ग्रेडियंट डिसेंट इन अ मैनर कि आप पूरा एंड टू एंड समझ पाओगे। ठीक है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बट अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट अच्छे से समझना चाहते हो, जो कि आपको समझना चाहिए, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड टू एंड, इफ पॉसिबल मल्टीपल टाइम्स। आई एम वेरी श्योर अगर आप ये देखोगे तो आपको ग्रेडियंट डिसेंट कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि ग्रेडियंट डिसेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट डिसेंट क्यों इंपॉर्टेंट है जानने के लिए पहले एक बार एक समरी ले लेते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है। ठीक है। मैं ग्रेडियंट डिसेंट के विकिपीडिया पेज पर हूँ, और यहाँ पर पहली 2 लाइंस में इन लोगों ने बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिखा है। सो अगर आप इसको पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ग्रेडियंट डिसेंट इज अ फर्स्ट ऑर्डर iterative optimization algorithm for finding a local minimum of a differentiable function। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। Gradient descent is a first order iterative optimization algorithm for finding a local minimum of a differentiable function. ठीक है. The idea is to take repeated steps in the opposite direction of the gradient of the function at the current point, because this is the direction of steepest descent. Conversely, stepping in the direction of gradient will lead to local maximum of that function. The procedure is then known as gradient ascent। ठीक है। पहला लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस पॉइंट पे, सेकंड वाले पे फोकस मत करो। पहले लाइन के हिसाब से जो तुरंत तुरंत समझ में आ रहा है वो ये है कि इट इज एन एल्गोरिदम। इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम का मतलब होता है आप किसी चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस एल्गोरिदम को रन कर रहे हो, और ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है बेस्ट परफॉर्मेंस अटेन करना। आप बेसिकली ट्यूनिंग नॉब को घुमा घुमा के बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स निकालना चाहते हो, ये एल्गोरिदम वही करता है। ठीक है। अब ये बहुत मैथ्स वाला लैंग्वेज है, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, एकदम हिंदी में, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि आप चाहो तो डायरेक्टली एम और बी का ऐसा वैल्यू निकाल सकते हो जिसके लिए आपका लॉस मिनिमम हो यूजिंग अ क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, राइट। बट फिर मैंने आपको बताया था कि जब आप मल्टी डायमेंशन में काम कर रहे हो, हायर डायमेंशंस में काम कर रहे हो, तो वो जो टेक्निक है वो कॉस्टली पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ता है एक मैट्रिक्स का, और अगर उस मैट्रिक्स का डायमेंशन बहुत ज्यादा है, शेप बहुत ज्यादा है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कैलकुलेट दोज वैल्यूज, जिसकी वजह से हायर डायमेंशन में वो वाला अप्रोच फेल कर जाता है। और फिर हमें चाहिए था एक नया अप्रोच उस एम और बी को कैलकुलेट करने के लिए, उन कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। सो इन शॉर्ट, ग्रेडियंट डिसेंट इज एन एल्गोरिदम जिसको अगर आप एक फंक्शन देते हो, कोई भी फंक्शन, अगर आप, बस वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये एक बात है कि वो ऑल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर आप कोई भी फंक्शन देते हो तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा? ग्रेडियंट डिसेंट आपको मिनिमा निकाल के दे देता है। सो बेसिकली मिनिमा निकालने की टेक्निक है। क्या ग्रेडियंट डिसेंट सिर्फ लीनियर रिग्रेशन पे अप्लाई होता है? बिल्कुल नहीं। ग्रेडियंट डिसेंट इज अ जनरल एल्गोरिदम, और आप धीरे धीरे देखोगे जब आप मशीन लर्निंग में थोड़ा और डीप जाओगे, लीनियर रिग्रेशन में तो ये यूज होता ही है, हम अभी आज करेंगे भी। इसके अलावा भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप इसको यूज करते हो। देयर इज एन एल्गोरिदम कॉल्ड टीस्ने क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है, इसमें भी ये यूज होता है। एंड गेस व्हाट, पूरा का पूरा डीप लर्निंग का बैकबोन है, और इसीलिए इसको बहुत इज्जत मिलता है मशीन लर्निंग स्पेस में, बिकॉज डीप लर्निंग में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आपको ग्रेडियंट डिसेंट नहीं आता है। सो नॉट ओनली आपको मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ना चाहिए, बट इफ यू आर प्लानिंग टू डू डीप लर्निंग, जो कि आज की डेट में आपको करना चाहिए, तो भी ग्रेडियंट डिसेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। सो नटशेल में ग्रेडियंट डिसेंट इज जस्ट एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक
जिसको अगर आप एक डिफरेंशिएबल फंक्शन दे देते हो तो वो आपको उस फंक्शन का मिनिमम निकाल के दे देता है। और ये मिनिमम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आई गेस आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, या फिर अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको थोड़ा आइडिया ऑलरेडी लग रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मेरा प्लान क्या है। मैंने आपको एक रफ इंट्रोडक्शन दे दिया अबाउट ग्रेडियंट डिसेंट। नाउ लेट्स डिस्कस द प्लान। मैं आपको टोटल मिला के 5 वीडियोस में ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ाऊंगा, 5 वीडियोस। फर्स्ट वीडियो वुड बी दिस वीडियो, जिसमें हम ग्रेडियंट डिसेंट का पूरा आइडिया, पूरा जो एसेंस है वो कैप्चर करेंगे। मतलब हम इसके पीछे का मैथ्स पढ़ेंगे, हम स्क्रैच से कोड लिखेंगे, हम खूब सारे विजुअलाइजेशन दिखाएंगे। मैंने डिसाइड किया है इन 5 वीडियोस में मैं आपको खूब सारे ग्राफ्स दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट अगर आप ड्राई तरीके से पढ़ोगे, सिर्फ मैथ्स के इक्वेशन लिख करके या कोड्स रन करके, वो दिमाग में नहीं बैठता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, और पिक्चर्स आपके दिमाग में बैठेंगे और लॉन्ग टर्म तक आपको चीजें याद रहेंगी, समझ में आएंगी। सो अ लॉट ऑफ पिक्चर्स विल बी देयर, सो जस्ट बी रेडी फॉर दैट। सो द फर्स्ट वीडियो विल बी ऑल अबाउट explaining what gradient descent is. From second, third and fourth, like these 3 videos will be on types of gradient descent. ठीक है, सो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बैच ग्रेडियंट डिसेंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, और फिर हम डिस्कस करेंगे मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ये 3 सबसे फेमस टाइप्स हैं ग्रेडियंट डिसेंट के, और इन तीनों के बारे में बहुत बात की जाती है मशीन लर्निंग यूनिवर्स में। आपको ये तीनों पता होने चाहिए। ठीक है, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, हम एसजीडी, हमने जब पढ़ लिया होगा तो हम एसजीडी रिग्रेसर पढ़ेंगे। ये साइकिट लर्न का इम्प्लीमेंटेशन है एसजीडी का, हम इसके ऊपर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये 5 वीडियोस होंगे। सो आज का वीडियो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी होगा एंड आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर आगे के वीडियोस विल बी लाइक, विल ऐड थोड़ा और लेयरिंग ऑफ नॉलेज ऑन टॉप ऑफ whatever we have learned till now. ठीक है, सो दैट्स द प्लान। अब लेट्स स्टार्ट विद द इंट्यूशन पार्ट। सबसे पहले इंट्यूशन समझते हैं इस एल्गोरिदम का। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द इंट्यूशन पार्ट, टू थिंग्स। फर्स्ट इज कि although gradient descent is an algorithm which can be applied to any machine learning scenario, linear regression, logistic regression, deep learning, कहीं भी यूज हो सकता है, बट हम अभी जो gradient descent पढ़ेंगे ये बहुत ही लीनियर रिग्रेशन के ऊपर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बट पढ़ने के प्रोसेस में आप खुद रियलाइज करोगे कि लीनियर रिग्रेशन के बदले अगर आप कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर भी काम कर रहे होते तो ग्रेडियंट डिसेंट वैसा ही आउटपुट देता। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट थ्रू द लेंसेज ऑफ लीनियर रिग्रेशन। बट ये सिर्फ लीनियर रिग्रेशन के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है, और कई फील्ड्स पे भी एप्लीकेबल है, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। सेकेंड पॉइंट, ये इंट्यूशन वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये समझ गए तो फिर आपको आगे कुछ भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो जस्ट थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। ठीक है, सो मैंने एक डेटा सेट लिया है, जानबूझ के चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक ऐसा डेटा सेट लिया है जिसमें सिर्फ 2 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हो कि ये डेटा सेट है अबाउट CGPA एंड LPA ऑफ 4 स्टूडेंट्स। सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का ये डेटा है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लीनियर रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करना है जो बेस्ट फिट लाइन बने। अब ऑनेस्टली ये काम हम बहुत इजीली कर सकते थे अगर हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर वाला मेथड यूज करते, बट अनफॉर्चुनेटली ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हाट इज द सेकंड टेक्निक? ऑब्वियसली ग्रेडियंट डिसेंट। बट ग्रेडियंट डिसेंट कैसे अप्लाई होगा, इसके लिए हम लोग एक बार स्क्रैच से फिर से पूरा प्रॉब्लम समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो बेस्ट फिट लाइन हो। बेस्ट फिट लाइन का मतलब ये होता है कि वो लाइन हर पॉइंट के ऊपर वाई डायरेक्शन में सबसे कम गलती करे। मतलब उसका वाई डायरेक्शन का जो रेजिडुअल है, मतलब एक्चुअल वाई वैल्यू और प्रिडिक्टेड वाई वैल्यू में जो डिफरेंस है उसके स्क्वायर का सम सबसे कम आना चाहिए। तो हमने ये निकाला था कि लीनियर रिग्रेशन में हमारा जो लॉस फंक्शन होता था वो होता था
सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे n 4 है, वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि वाई आई हैट इज एक्चुअली इक्वल टू m एक्स आई प्लस बी। सो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाता है i इज इक्वल टू 1 से 4 वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर। सो यू कैन क्लियरली सी कि ये जो इक्वेशन है, ये जो फंक्शन है लॉस फंक्शन, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, m और b, क्योंकि वाई आई और एक्स आई आपके पास डेटा में ऑलरेडी है। आपको बस m और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये फंक्शन m और b पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आप m में चेंजेस करोगे तो इस फंक्शन का आउटपुट चेंज हो जाएगा, अगर आप b में चेंजेस करोगे तो भी इस फंक्शन का आउटपुट चेंज हो जाएगा, और अगर आप दोनों में चेंजेस करोगे तो भी आउटपुट चेंज होगा। मतलब इट इज अ फंक्शन जिसके दो ट्यूनिंग नॉब्स हैं, m और b। और ये बात सही भी है। अगर आपको ये बेस्ट फिट लाइन पता करनी है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी रैंडम लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। मान लो आपने इस रैंडम लाइन से स्टार्ट किया, अब इस रैंडम लाइन से इस लाइन तक पहुंचने के दो ही तरीके हैं, या तो आप उसको ऊपर नीचे का मूवमेंट दो, मतलब कि आप b चेंज कर रहे हो, या फिर आप उसको ऐसा रोटेशनल मूवमेंट दो, मतलब आप उसका m चेंज कर रहे हो। तो ये लॉस फंक्शन अगर m और b के ऊपर वेरी कर रहा है तो ये बहुत लॉजिकल बात है। ठीक है, यहां तक आई गेस हमें पता था पहले से। अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि अपना डिस्कशन सिंपल रखने के लिए हम ये मान लेते हैं कि m जो है वो पहले से हमें पता है, हमें m का सही वैल्यू पता है। कैसे? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर लगा के हमने पता कर लिया। इनफैक्ट मुझे पता है इस डेटा के ऊपर, मैंने इसके ऊपर एक कोड लिखा है, ये सेम डेटा है, और जब मैंने इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया तो मुझे कॉफिशिएंट का वैल्यू ये मिला। सो इन अ वे मुझे पता है कि जो स्लोप है इस डेटा का वो 78.35 है, मान लो। तो अब ये जो लॉस फंक्शन है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से 4 वाई आई माइनस 78.35 मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब वाई आई भी कांस्टेंट है, 78.35 भी कांस्टेंट है, एक्स आई भी कांस्टेंट है, वैरी क्या कर सकता है? सिर्फ बी। इसका मतलब अब जो आपका एल है इट इज अ फंक्शन ऑफ बी। मतलब अगर आप ये मूवमेंट नहीं दे सकते हो क्योंकि ये तो फिक्स है, अब आप सिर्फ ऊपर नीचे वाला मूवमेंट दे सकते हो। सो मैंने बस पूरे प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया सो दैट इंट्यूशन इजी पड़े। सो अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें एक ऐसा हाइट चाहिए जिसके लिए आपका ये लाइन मिनिमम गलती करे इस डेटा के ऊपर। ठीक है, बेसिकली मुझे बी का एक ऐसा वैल्यू चाहिए, सोच के देखो, मुझे बी का एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके लिए एल का वैल्यू मिनिमम हो। यही करना है मुझे। यहां तक आई गेस आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस। अगर आप देखो तो ये एल और बी का जो रिलेशनशिप है, इतनी मैथ्स हम सभी ने पढ़ी है, ये एल और बी का जो रिलेशनशिप है वो स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। सोच के देखो, राइट? तो अगर हम ग्राफ कभी प्लॉट करें, इसका करके देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी आगे, बट मुझे पहले से समझ में आ रहा है ये बात। थोड़ा नीचे चलते हैं। पहले से ही बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा क्लियर बना रहा हूं मैं ग्राफ, कि अगर आप एल और बी का ग्राफ प्लॉट करोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसमें थोड़े से वेरिएशंस हो सकते हैं, बट सिंस एल और बी में ये रिलेशनशिप है तो ये पैराबोलिक ये ग्राफ होगा। ठीक है, अब इस ग्राफ में मुझे बी का एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए एल मिनिमम हो। क्लियरली देख के समझ में आ रहा है कि वो ये वैल्यू है जहां पे एल मिनिमम है, इसी जगह पे तो एल मिनिमम है, राइट? तो इस जगह पे बी का जो वैल्यू है ये मुझे चाहिए, ये वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट पे जो बी का वैल्यू है ये मुझे चाहिए, राइट? अब मेरे पास अगर OLS होता तो मैं सीधे डिफरेंशिएशन करके जीरो सेट करता, इक्वेशन से बी का वैल्यू निकाल लेता। हमने किया भी है, बट हम वो नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है हायर डायमेंशन में प्रॉब्लम होगा।
तो अब क्या करें, यहां से मेन पार्ट स्टार्ट होता है ग्रेडियंट डिसेंट का। सो ग्रेडियंट डिसेंट में आपका जो स्टेप 1 होता है वो ये होता है, सेलेक्ट अ रैंडम बी। आपको बी का एक वैल्यू चाहिए, आपको बी का मिनिमम वैल्यू चाहिए। बी का मिनिमम वैल्यू मतलब बी का एक ऐसा वैल्यू जिसके लिए एल मिनिमम हो जाए, यही तो आपको चाहिए। तो आप शुरू करोगे किसी भी रैंडम बी से, कोई भी रैंडम बी। लेट्स से आपने बी मान लिया -10, मतलब आपका बी ये है, ये आपका बी है -10, ठीक है। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग आपका लॉस फंक्शन ये वैल्यू है। सो आप अभी यहां पर, ठीक है, आपको यहां से यहां पे आना है। क्या करोगे? यहां से यहां आने के लिए आपको बी के वैल्यू को चेंज करना है। मतलब बी का जो करंट वैल्यू है, बी का जो करंट वैल्यू है जो कि फिलहाल -10 है, इसमें आपको चेंज करते करते यहां तक पहुंचना है, आइटरेशंस ले लेके, राइट। तो अप्रोच क्या है? अप्रोच बहुत सिंपल है, देखो एक बारी मैं आपको समझाता हूं। अप्रोच ये है, इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहा हूं। अब देखो, इस पॉइंट पे मैं इंसान हूं तो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में मिनिमा है क्योंकि मेरी आंखें हैं, बट इस एल्गोरिदम की आंखें नहीं है। अभी वो इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, बी के इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, उसको कुछ पता नहीं है कि मिनिमम किस डायरेक्शन में। आप ऐसे इमेजिन करो कि आप यहां पर हो और आपने आंख बंद कर रखी है। अब आपको नहीं पता मिनिमम किस तरफ है। दो डायरेक्शन है आपके पास जाने के लिए, एक है ये डायरेक्शन और एक है ये डायरेक्शन। आप किसी भी पॉइंट पे अगर होते, मान लो आप यहां पर से आपने स्टार्ट किया होता, ये आपका रैंडम वैल्यू होता, तो यहां से भी आपके पास दो ऑप्शंस होते अपने बी को अपडेट करने के। या तो आप इस डायरेक्शन में मूव करते, इस डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है आप बी में इस डायरेक्शन को मूव कर रहे हो, और इस डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है आप बी में इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो बी को या तो आप बढ़ाओगे या तो घटाओगे, बट कैसे पता कि बी को बढ़ाने से मिनिमा आएगा या बी को घटाने से मिनिमा आएगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, जहां पे आप अभी हो इस जगह पे, यहां से अगर आप बी को बढ़ाओगे तो आप मिनिमम की तरफ जा रहे हो, बट अगर आप बी को और घटाते हो तो आप मिनिमम से दूर जा रहे हो। सिमिलरली यहां पर देखो, अगर आप बी को बढ़ाते हो तो अब आप मिनिमम से दूर जा रहे हो, और अगर आप बी को घटाते हो तो आप मिनिमम के पास आ रहे हो। तो मतलब किसी भी पॉइंट पे हाउ वुड आई नो कि मुझे आगे जाना है या मुझे पीछे जाना है? यही इस एल्गोरिदम का ट्रिक है। एंड गेस व्हाट, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर किस चीज में छुपा है? आई गेस आप समझ पा रहे हो, आंसर छुपा है स्लोप में। लेट मी शो यू। सो आप क्या करोगे, आप अभी जिस भी पॉइंट पे हो, आप उस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे। आपने ये स्लोप निकाला, ये आपने स्लोप निकाला, ये आपका स्लोप है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था कि किसी भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप कैसे निकाला जाता है। ये आपने मैथ्स में पढ़ा है वैसे, फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन दे देता हूँ। मान लो आपके पास एक फंक्शन है, मान लो आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लो ये फंक्शन है +2, ठीक है। आपको अगर इसमें किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो आप कैसे निकालते हो? मान लो आपको x इज इक्वल टू 5 पे स्लोप निकालना है, तो आपको पता है स्लोप का मतलब आप डिफरेंशिएट करोगे, तो आप पहले dy बाई dx निकालोगे, ये हो जाएगा 2x, और फिर x में वैल्यू पुट कर दोगे 5 का, तो 10। तो इसका मतलब इस फंक्शन का पॉइंट x इज इक्वल टू 5 पे जो स्लोप है दैट इज 10, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको इस फंक्शन से, इस फंक्शन के इक्वेशन से सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है। वो स्लोप का इक्वेशन हो गया, और उस स्लोप में जैसे आप x का वैल्यू फिल करोगे तो आपको पलट करके उस पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप मिल जाता है, ठीक है। ये सब हम कर चुके हैं 11th क्लास में, हम सब कुछ कर चुके हैं। अब ध्यान से वापस आते हैं। इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, स्लोप निकालोगे। इस पॉइंट पे आप स्लोप निकालोगे, और स्लोप का डायरेक्शन आपको गाइड करेगा कि आपको आगे जाना है या पीछे जाना है। कैसे? बहुत सिंपल है, देखो मैं आपको दोनों साइड स्लोप निकाल के दिखाता हूं सो दैट मैं अपना पॉइंट प्रूव कर पाऊं। मान लो ये यहां पे स्लोप है, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, आपने जैसे ही स्लोप निकाला, अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब आपको आगे जाना है।
मतलब आपको b की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है, राइट? और अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो आपको पीछे जाना है, मतलब आपको b की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है। इन शॉर्ट आप ये करते हो कि आपको b का अगर न्यू वैल्यू चाहिए तो आप b का ओल्ड वैल्यू को लेते हो और उसमें से इस स्लोप को माइनस कर देते हो। दिस इज द इक्वेशन, यही ग्रेडियंट डिसेंट है, दिस इज द इक्वेशन। सो लेट्स से शुरू में हमारा जो b ओल्ड था उसका वैल्यू था -10, दिस वन। और जब हमने स्लोप निकाला तो स्लोप निकल के आया, मान लो, मुझे पता नहीं है, मान लो -50 मान लो। तो अब आप क्या करोगे, -50 डालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नंबर हो जाएगा 40, जो कि आप आगे चले गए, राइट? अब इधर लेते हैं, मान लो अगर आपने b का वैल्यू 10 लिया होता शुरू में, ये वाला पॉइंट, b का वैल्यू अगर आपने 10 लिया होता तो क्या होता, मान लो यहाँ पे स्लोप है 50, पॉजिटिव 50, तो क्या होगा, 10 माइनस 50 -40, तो आप इस डायरेक्शन में गए होते। सो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, ये जो आपका स्लोप है इसका डायरेक्शन आपको गाइड कर रहा है। अगर ये नेगेटिव है तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और अगर ये पॉजिटिव है तो आप ऐड कर रहे हो। बेसिकली ये इक्वेशन है यार, ये माइनस साइन ऑटोमेटिकली सब कुछ हैंडल कर दे रहा है। जब आपके पास स्लोप नेगेटिव है तो आप प्लस कर दे रहे हो बी में, जब आपके पास स्लोप नेगेटिव है तो आप करंट वैल्यू से माइनस कर दे रहे हो, तो बी घट जा रहा है, बी घट जा रहा है मतलब आप पीछे आ जा रहे हो। दिस इज द इक्वेशन। और अगर आपको याद होगा, आपने यही डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ा था, मैंने जो सेकंड लाइन पढ़ के बोला था कि इसको इग्नोर मारो अभी, उसमें यही लिखा हुआ था, द आइडिया इज टू टेक रिपीटेड स्टेप्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डेरिवेटिव। अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, जैसे अभी मैंने जो बताया यहाँ पे लॉस फंक्शन सिर्फ b के ऊपर डिपेंड कर रहा था तो इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। बट अगर यहाँ पे दो चीजें होती, स्लोप भी होता, तो इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है? दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, द आइडिया इज टू टेक रिपीटेड स्टेप्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द gradient of the function at the current point because this is the direction of the steepest descent। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, राइट? अब आपके दिमाग में एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाउ वुड आई नो, क्योंकि ये काम आप लूप में करोगे, बार बार करोगे, आइटरेशंस में करोगे, तो हाउ वुड आई नो कि कहाँ पे जाके रुकना है, कहाँ पे जाके रुकना है, क्योंकि हमारे पास और कोई टेक्निक नहीं है। सो बहुत सिंपल है। अच्छा, एक्चुअली एक चीज और डिस्कस करते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हम स्लोप को माइनस करते हैं, यहाँ पे हम जैसे ही स्लोप को माइनस कर रहे हैं तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। मतलब अगर आप अभी -10 पे थे तो सीधे आप 40 पे चले गए यहाँ कहीं, मतलब बहुत बड़ा जंप लिया आपने। तो होगा क्या कि आप इस तरह का जिगजैग मूवमेंट करते रहोगे। अगर आपने बहुत हमेशा स्लोप से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। आप इधर होगे, फिर आप इधर आ जाओगे, फिर इधर होगे, आप इधर आ जाओगे। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को आप ट्रांसफॉर्म कर देते हो। आप बी ओल्ड तो जैसा है वैसा ही रहने देते हो, माइनस एक लर्निंग रेट बोल के चीज होती है, उससे आप स्लोप को मल्टीप्लाई कर देते हो। अब ये जनरली जो लर्निंग रेट है इसका वैल्यू होता है 0.01 जनरली, बट आप इसका वैल्यू बढ़ा घटा सकते हो, आप 0.1 भी कर सकते हो, 0.0001 भी कर सकते हो, या आपके ऊपर है। जनरली इट्स 0.01। सो अब क्या होगा, मान लो आपने -10 से स्टार्ट किया और आपका करंट स्लोप नेगेटिव था, मतलब -50 था, तो अब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बी न्यू का, बी न्यू विल बी -10 माइनस 0.01, ये एक्चुअली प्लस हो जाएगा इस माइनस साइन की वजह से, मल्टीप्लाइड बाय 50। सो अब ये वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 100। सो ये बेसिकली 0.5 हो जाएगी, ठीक है? सो -10 प्लस 0.5, आई होप आई एम करेक्ट, 0.5 हो जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगा -9.5। सो आप यहाँ पे कहीं पे आ जाओगे, इस जगह पे यहाँ कहीं आओगे, ठीक है? फिर आप -9.5 पे स्लोप निकालोगे, -9.5 पे स्लोप मान लो आया कि -40 है, तो अब फिर से बी न्यू कैसे निकलेगा, बी न्यू निकालने के लिए आप लिखोगे -9.5
9.5 माइनस 0.01 मल्टीप्लाइड बाय -40, ठीक है। तो ये हो जाएगा -9.5 प्लस 0.4, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा -9.1। तो थोड़ा सा आप और इस डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। और ऐसे करते 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 आप ग्रेजुअली नीचे पहुंच जाओगे, ठीक है। दैट इज हाउ दिस लर्निंग रेट वर्क्स। ये बहुत क्रूशियल है। अगर लर्निंग रेट का वैल्यू आपने ज्यादा रख दिया, मान लो 1 रख दिया, तो आप इस तरह का मूवमेंट करने लग जाओगे और हो सकता है कभी कभी आप एक्चुअल सोल्यूशन मिस कर जाओ, ठीक है। अगर आप बहुत छोटा रखोगे तो सोच के देखो क्या होगा। ये सब हम डिस्कस करेंगे वैसे, लर्निंग रेट से क्या फर्क पड़ता है। बस ऐसे समझ लो कि लर्निंग रेट अगर बहुत बड़ा है तो आप जंप लेके दूसरी साइड चले जाओगे, इक्वेशन को स्किप कर सकते हो, सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हो। और अगर आप बहुत छोटा लर्निंग रेट लेते हो लाइक 0.0001, इन दैट केस आप बहुत स्लोली सॉल्यूशन के पास पहुंचोगे। ये सब कुछ हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, इफेक्ट ऑफ लर्निंग रेट। अभी इसके ऊपर नहीं जाते, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस इज व्हेन टू स्टॉप। व्हेन टू स्टॉप, सिंस इट इज एन आइटरेटिव एल्गोरिथम, मतलब लूप के अंदर सारा काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे आपको रुकना पड़ेगा। आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, आपको यहां तक पहुंचना है। कैसे पता चलेगा कि अब आपको आगे नहीं बढ़ना है? बहुत सिंपल है गाइस। अगर आपका बी न्यू माइनस बी ओल्ड, अगर ये बहुत छोटा नंबर हो जाए, बहुत छोटा नंबर, जनरली ये नंबर होता है 0.0001, तो इसका मतलब है कि आपके इंक्रीमेंट करने से, लाइक आप अगले लूप में जब जा रहे हो तो कोई खास फायदा हो नहीं रहा है। मतलब जो पिछला स्लोप का वैल्यू था वही स्लोप का वैल्यू अभी भी है, तो इंक्रीमेंट करके कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो अगर इससे भी छोटा नंबर हो जा रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर इससे भी छोटा नंबर है, इट एक्चुअली मीन्स कि आप कन्वर्ज कर गए हो। क्योंकि सोच के देखो, बी न्यू और बी ओल्ड, बी न्यू और बी ओल्ड अगर ये जीरो हो गया या बहुत क्लोज टू जीरो है, तो आप एक्चुअली कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, राइट। एंड दैट मीन्स कि आप सॉल्यूशन पे कन्वर्ज कर गए, ठीक है। एक सेकंड अप्रोच क्या होता है? फर्स्ट अप्रोच तो ये हो गया कि आप डिफरेंस निकालते हो पिछला वाला बी का विथ नया वाला बी, एंड दैट डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 0.0001। दैट इज द फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच इज कि आप एक आइटरेशन को लिमिट कर देते हो। सो आप बोलते हो कि मैं लूप ही चलाऊंगा सिर्फ 1000 टाइम्स, और 1000 टाइम्स में यू एक्सपेक्ट कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो ये कभी कभी 1000 होता है, कभी कभी 100 होता है, इट डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो। आपको ग्राफ प्लॉट करके समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर सबसे ऑप्टिमम है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आइटरेशंस होते हैं इनको हम यहाँ पे ईपॉक्स बोलते हैं, ईपॉक्स। सो आप ईपॉक्स 1000 सेट कर सकते हो, 100 सेट कर सकते हो, 50 सेट कर सकते हो, 30 सेट कर सकते हो। आपको ग्राफ से समझ में आ जाएगा कि अब और ईपॉक्स चला के कोई फायदा नहीं है, हमें अपना सॉल्यूशन मिल चुका है। तो आप बस सही ईपॉक पे रुक जाते हो, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू फाइंड आउट व्हेन टू स्टॉप इन ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। सो दैट वाज द इंट्यूशन पार्ट, ठीक है, दैट वाज द इंट्यूशन पार्ट। मैंने कुछ खास यहाँ पे मैथ्स अभी तक कवर नहीं किया। आई विल क्विकली गो टू द मैथ्स एंड विल कवर दैट, एंड देन आई शो यू वन एग्जांपल जहां पे मैं ये टेक्निक लगा करके सॉल्यूशन तक पहुंचने का ट्राई करूंगा। सो नाउ गाइस आई विल टेल यू द स्टेप बाय स्टेप ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। मान लो आपके पास एक डेटा सेट है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, और आपको इस डेटा सेट के ऊपर लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है, विच मीन्स आपको बेस्ट फिट लाइन खोजना है। तो आप कैसे इस चीज में प्रोसीड करोगे, ठीक है। एक और चीज, लाइन खोजना है मतलब आपको एम और बी का वैल्यू चाहिए। फॉर नाउ हम मान लेते हैं कि हमें एम का वैल्यू पता है 78.35, हमें सिर्फ बी का वैल्यू निकालना है। मतलब हमें ये पता है कि हमारे लाइन का ओरिएंटेशन ऐसा ही होगा, हमें बस ये नहीं पता कि वो लाइन का बी इंटरसेप्ट क्या होगा, ये होगा या ये होगा या ये होगा, ये हमें नहीं पता। तो हमें बस बी के टर्म्स में ऑप्टिमाइज करना है। मतलब मुझे ग्रेडियंट डिसेंट लगाना है, बट सिर्फ ये पता करने के लिए कि बी का वैल्यू क्या होगा। एम का वैल्यू मुझे पता है। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? बिकॉज एम और बी दोनों को साथ में पढ़ने जाएंगे,
थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले मैं आपको सिर्फ बी के टर्म्स में बताऊंगा, और जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो हम फिर पूरा का पूरा एल्गोरिदम फिर से पढ़ेंगे एम और बी के साथ, ठीक है। सो देखो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। ये आपका डेटा सेट है। स्टेप 1 इज ऑलवेज स्टार्ट विथ रैंडम वैल्यू ऑफ बी। बी का एक रैंडम वैल्यूज आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। दिस वैल्यूज लेट्स से बी का वैल्यू बी मान लिया, इट्स अ वेरिएबल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑब्वियसली इसको चेंज करना है हर आइटरेशन में। मुझे लूप चलाना है फॉर आई इन ईपॉक्स। ईपॉक्स मतलब मैं कितने आइटरेशंस ले रहा हूं, इट कुड बी 1000, इट कुड बी 100, कुछ भी हो सकता है। मुझे हर बार ईपॉक के अंदर क्या करना है, बी की वैल्यू को अपडेट करना है, नीचे लेके आना है। और आपको भी पता है बी जो न्यू होता है दैट इज बी ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स स्लोप, राइट। स्लोप, दिस लर्निंग रेट इज लेट्स से 0.01, ये भी फिक्स है। अब अगर मुझे बी न्यू चाहिए, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, जब आई का वैल्यू 0 होगा, तो मेरे पास बी ओल्ड है। क्या है ये, बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये इट कुड बी 10, इट कुड बी 0, कुछ भी हो सकता है। ये मान लो अभी बी है, तो मेरे पास ये वैल्यू है, मेरे पास ईटा का वैल्यू है। मुझे स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा टू कैलकुलेट बी न्यू। नाउ कम्स द क्वेश्चन, ये स्लोप कैसे निकलेगा। ये स्लोप निकालना इजी है एक्चुअली। आपको पता है आपका लॉस फंक्शन का इक्वेशन इज दिस, राइट। आपको बस क्या करना है, अगर बेसिकली ये आपका लॉस फंक्शन है, कुछ ऐसा होगा, ये बी है, ये एल है। जब आप इसको प्लॉट करोगे तो यू वुड सी कि आपका लॉस फंक्शन का इक्वेशन कुछ ऐसा है। अब आपको क्या करना है, आपको स्लोप फाइंड करना है एट बी इज इक्वल टू बी। इस वैल्यू पे जहां से आपने स्टार्ट किया है, उस वैल्यू पे आपको स्लोप पता करना है। तो क्या करोगे आप पहले इस इक्वेशन से स्लोप का इक्वेशन निकालोगे और वहां पे बी का वैल्यू फिट करोगे। चलो हम मान लेते हैं कि हमने शुरू में बी का वैल्यू 0 ले रखा है, लेट्स से शुरू में बी का वैल्यू 0 है। तो हमें पता करना है कि बी इज इक्वल टू 0 पे स्लोप क्या है, ठीक है। कैसे, बहुत सिंपल, आप निकालोगे dl बाय db, दिस विल बी इक्वल टू d बाय db ऑफ सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n yi माइनस yi हैट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको भी पता है ये कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये 2 बाहर आ जाएगा। और उसके पहले एक काम और कर देते हैं कि yi के बदले वी कैन पुट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमें निकालना है d बाई डी बी ऑफ सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n yi माइनस m xi माइनस b। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे आपका आ जाएगा 2 टाइम्स yi माइनस m xi माइनस b, और फिर आप इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू b, तो आपका ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे b नहीं है, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा क्योंकि b नहीं है, ये वाला टर्म -1 हो जाएगा। तो बेसिकली आप -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड दिस विल बी -2 सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n yi माइनस m xi माइनस b। दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर स्लोप। ये आपके स्लोप का इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको b इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट के लिए निकालना है, तो आप यहाँ पे b का वैल्यू 0 कर दोगे एंड दिस विल बी -2 टाइम्स सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n yi माइनस m xi माइनस b के बदले 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड गेस व्हाट, ये m का वैल्यू भी मेरे पास है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन टू yi माइनस 78.35 मल्टीप्लाइड बाय xi माइनस 0, ठीक है। और अब बस बहुत सिंपली हम क्या कर लेंगे, हम ये निकाल लेंगे, लाइक वैल्यू बहुत जल्दी से निकल जाएगा। हमें बस इस समेशन को ओपन करना है, इस समेशन को ओपन करना है, सारे yi फिट करने हैं। जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, तो आप ऐसे 4 टर्म्स को ऐड कर दोगे, दैट्स इट।
और ऐसा करते ही आपको क्या मिल जाएगा, आपका स्लोप मिल जाएगा एट b इक्वल टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है बी न्यू इज इक्वल टू बी ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स स्लोप एट b इज इक्वल टू 0, या फिर b इज इक्वल टू ओल्ड जो वैल्यू है, ठीक है। तो आपको फिर b न्यू मिल जाएगा, फिर लूप इंक्रीमेंट होगा, i इज इक्वल टू 0 से i इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फिर से आप सेम चीज करोगे। अब आपका ये जो b न्यू है, दिस विल बिकम योर b ओल्ड, और फिर आप फिर से स्लोप कैलकुलेट करोगे इस नए पॉइंट के लिए। और स्लोप कैलकुलेट करना इजी है बिकॉज आपके पास अब ये इक्वेशन आ चुका है, दिस इक्वेशन इज देयर। इसमें बस आपको b का वैल्यू डालते जाना है, इसमें बस आपको b का वैल्यू डालते जाना है, और आपको हर बार उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपका स्लोप मिलता जाएगा। लर्निंग बेस से मल्टीप्लाई करोगे, बी ओल्ड से सब्ट्रैक्ट करोगे, नया बी न्यू मिलते जाएगा। और ऐसा आप कितनी बार करोगे, जितना आपका ईपॉक का वैल्यू है। एंड दैट्स इट, दैट इज ग्रेडियंट डिसेंट इन द नटशेल। आपको बस इतना ही करना होता है, ग्रेडियंट डिसेंट सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक कोड एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि ये चीज को आप कोड में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो। सो नाउ गाइज, हमने थोड़ा बहुत ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में पढ़ लिया है, उसका थ्योरी समझ लिया है। दिस इज अ गुड टाइम कि हम एक छोटे से डेटा सेट के ऊपर प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अप्लाई करके देखें, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, मैंने मेक रिग्रेशन फंक्शन को कॉल करके एक बहुत छोटा डेटा सेट बनाया है जो कि लीनियर है, सॉर्ट ऑफ लीनियर है। यू कैन सी दिस इज द डेटा सेट, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था। इसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, और मुझे इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना है, ठीक है, यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। सो मैंने क्या किया, मैंने पहले सिंपली OLS अप्लाई किया, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, यूजिंग scikit-learn। मैंने ऐसा इसलिए किया सो दैट मुझे पहले से स्लोप और इंटरसेप्ट का वैल्यू पता चल जाए। सो यू कैन सी मेरा स्लोप का वैल्यू आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल इज कमिंग आउट टू बी 78.35, मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी। और मेरा इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है दैट इज 26.15। सो हम अभी क्या करने वाले, एक कोड लिखेंगे जहां पे हम एक रैंडम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, इंटरसेप्ट एज इन b का एक रैंडम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, और आपको आपको दिखेगा कि एट द एंड हम 26.15 के क्लोज पहुंच रहे हैं। दैट इज द एंड गोल, ये सही आंसर है। कहीं से भी स्टार्ट करके आपको यहां तक पहुंचना है, ठीक है। बाय द वे ये हमारा रिग्रेशन लाइन है। सो अगर मुझे मेरा m पता है, मुझे मेरा b पता है, तो मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने वही लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सो फाइनली जो हमारा लाइन बनेगा ग्रेडियंट डिसेंट से, वो इस लाइन के ऊपर या आसपास रहेगा, ठीक है। ये हमारा एंड गोल है। अब लेट्स अप्लाई ग्रेडियंट डिसेंट अज्यूमिंग स्लोप इज कांस्टेंट और स्लोप का वैल्यू इज 78.35। स्लोप अब चेंज नहीं होगा और इंटरसेप्ट चेंज होगा, बट इनिशियली आई एम टेकिंग अ रैंडम वैल्यू ऑफ 0। मैं b इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, और मुझे किसी भी तरीके से b का वैल्यू 26.15 तक पहुंचाना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, अभी करेंटली मेरे पास एक स्लोप और एक b का वैल्यू है। इसका मतलब मेरे पास अभी एक लाइन है जो कि गलत लाइन है, थोड़ा दूर रहेगा एक्चुअल लाइन से। मैं इस लाइन के लिए सारे y वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूँ सो दैट मैं इस लाइन को प्लॉट कर पाऊँ। सो मैंने y वैल्यूज कैलकुलेट की, और जब मैंने प्लॉट किया तो ये रहा मेरा आउटपुट गाइस। सो ये जो रेड लाइन है ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर वाला लाइन है, और जिसका इंटरसेप्ट वैल्यू इज 26.15। और ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये एक्चुअली हमारा खुद का, जब हमने स्टार्ट किया ग्रेडियंट डिसेंट तब का लाइन है, जब b का वैल्यू 0 है। अब हमें ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना है, एंड ग्रेजुअली यू वुड सी कि ये ग्रीन लाइन विल मूव टुवर्ड्स द रेड लाइन, क्योंकि b का वैल्यू आपका 26.15 के पास जाने लगेगा, और स्लोप तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। आपने m का वैल्यू फिक्स कर दिया 78.35, b का वैल्यू अभी है 0। अब मैं क्या करूंगा, मैं स्लोप कैलकुलेट करूंगा एट b इज इक्वल टू 0। मैं बेसिकली ये कर रहा हूं कि यहाँ पे आपने जो नोटिस किया था, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में मैं b का वैल्यू फिट करूंगा, दैट्स इट। बाकी सब कुछ m मुझे पता है, yi मुझे पता है, xi मुझे पता है, और -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वही मैंने लिखा है -2 टाइम्स np डॉट सम। सो यहाँ पर आप देखो ये -2 के बदले यहाँ पे -2 है, सम के बदले np डॉट सम है, और अंदर देखो y माइनस m x माइनस b।
सेम इक्वेशन अंदर लिखा हुआ है, और इससे मेरा स्लोप कैलकुलेट हो जाएगा एट b इज इक्वल टू 0। और ये स्लोप कितना आ रहा है? -209। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि मेरा लर्निंग रेट इज 0.01। मैं 0.01 भी ले सकता था, मैंने 0.01 मैंने 0.1 ले लिया। ठीक है, अब मैं स्टेप साइज कैलकुलेट करूंगा। एक चीज और मैंने शायद आपको बताना भूल गया मैं, कि आप जब ये चीज कैलकुलेट करते हो, लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय स्लोप, ये जो चीज आप कैलकुलेट करते हो इसको स्टेप साइज बोला जाता है। ठीक है, सो मेरे पास अब स्लोप का वैल्यू है, मेरे पास अब लर्निंग रेट का वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मेरा स्टेप साइज मिल जाएगा, और स्टेप साइज क्या है? -20। अब मुझे नया बी निकालना है। नया बी कैसे निकलता है? पुराने बी में सब्ट्रैक्ट कर दो स्टेप साइज को। सो मैंने बी लिया, बी का इनिशियल वैल्यू 0 था, माइनस -20.92, और ये रहा मेरा नया बी का वैल्यू, सीधे 20। सो यू कैन सी हमने 0 से स्टार्ट किया था, हमें 26.15 तक जाना था, सीधे मैंने 0 से जंप लेकर के मैं 20 पे पहुंच गया। ठीक है, और अब मैंने फिर से, सिंस मेरे पास नया बी है, स्लोप मेरा कांस्टेंट है, मैंने फिर से अपना y कैलकुलेट किया सो दैट मैं ग्राफ प्लॉट कर पाऊं। और ये देखो गाइस, दिस इज द ग्राफ। रेड वाला लाइन सिग्निफाई कर रहा है OLS वाला, जो कि सबसे सही वैल्यू है। ये जो लाइटर शेड ऑफ ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ये पिछला वाला केस है जब b का वैल्यू 0 था, और ये ग्रीन वाला जो है दिस इज 20.92, हमारा करंट केस, करंट वैल्यू ऑफ b के लिए। सो यू कैन सी हम गलत लाइन से स्टार्ट करके अब सही लाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं दो बार आपको ये फिर से करके दिखाता हूँ। सो अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, जो नया b है उस पॉइंट पर आई एम अगेन कैलकुलेटिंग द स्लोप। ठीक है, सेम फॉर्मूला, -2 मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग इज सेम, बस इस बार b का वैल्यू 0 के बदले -20.92 है, और ये करते ही जो स्लोप का वैल्यू आ रहा है दैट इज नाउ -41। ठीक है, अब मुझे स्टेप साइज कैलकुलेट करना है, लॉस स्लोप मल्टीप्लाइड बाय लर्निंग रेट। लर्निंग रेट वही है 0.1, और स्टेप साइज आ रहा है -4.18। अब मुझे फिर से नया b निकालना है, नया b विल बी b माइनस स्टेप साइज, और जैसे ही मैंने ये निकाला, नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी 25.11। रिमेंबर सही आंसर क्या है? 26.15। हम धीरे धीरे क्लोज पहुंच रहे हैं। मैंने फिर से y कैलकुलेट किया, और मैंने ग्राफ जब प्लॉट किया तो रेड वाला लाइन सिग्निफाइज द करेक्ट आंसर, एंड यू कैन सी अब आप ऑलमोस्ट उस रेड लाइन के ऊपर चढ़ चुके हो, सो यू आर ऑलमोस्ट देयर। एक और आइटरेशन लेते हैं। नेक्स्ट आइटरेशन में फिर से हमने लॉस स्लोप निकाला, इस बार b का वैल्यू 25.11 है, और इस बार हमारा स्लोप आ रहा है -8.37। ठीक है, और अब स्टेप साइज आ रहा है -0.83। देख लो हमारा स्टेप साइज धीरे धीरे छोटा हो रहा है, जैसे जैसे हम सही आंसर के पास पहुंच रहे हैं हमारा स्टेप साइज छोटा हो रहा है, और अब हमारा जो नया b है वो आ रहा है 25.95, वेरी क्लोज टू 26.15। ठीक है, और अब अगर मैं फिर से प्लॉट करूं तो यू वुड सी कि वी आर दैट क्लोज। लाइक मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्लैक कर रखा है OLS वाली लाइन को, उसको मैं रेड कर रहा हूँ, एंड यू वुड सी वी आर लाइक ऑलमोस्ट ऑन टॉप ऑफ दैट रेड लाइन। अब आप जितनी बार आइटरेशन करते जाओगे, 3-4 बार के बाद आप ऑटोमेटिकली सही आंसर पे पहुंच जाओगे। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस एल्गोरिदम इज कि अगर आप बहुत गलत से भी स्टार्ट करते हो, जैसे आई विल गिव यू वन आंसर, वन एग्जांपल। लेट्स से आप स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग विथ b इज इक्वल टू 100 से स्टार्ट कर रहे हो आप। लेट्स से आपने b इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, b इज इक्वल टू 100 से स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100। ठीक है, तो हमारा जो पहला लाइन होगा वो बहुत ही ज्यादा ऑफ आएगा। ये देखो, ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये है हमारा, अब ये बहुत दूर है इस रेड वाली लाइन से। ठीक है, ऊपर की साइड है इस बार, क्योंकि b हमने पॉजिटिव लिया। अब b को मैं यहाँ पे 100 कर रहा हूँ, और अब मैं सारा कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली करूंगा। देखो, अब मैंने इसको कैलकुलेट किया, ये आ रहा है 590। मैंने फिर से स्टेप साइज कैलकुलेट किया, ये आ रहा है 59। अब मेरा जो नया भी है वो घट जाएगा 100 से और 40 पे आ जाएगा। सो 100 से मैं 40 की तरफ आ गया। अब मैं अगर फिर से इसको रन करूं तो यू वुड सी कि ये मेरा पिछला वाला था b इक्वल टू 100, वहां से मैं सीधे रेड लाइन की तरफ आ चुका हूँ। ठीक है,
और अब मैं फिर से अगर आइट्रेशन 2 निकालूं तो अब ये 118 आ गया, स्टेप साइज 11 का होगा और नया बी सीधे 29 पे पहुंच गए। और अब मैं फिर से अगर निकालूं तो यू कैन सी आई एम वेरी क्लोज टू द रेड लाइन अगेन। ठीक है, अगर मैं आइट्रेशन 3 पे जाऊं तो इट इज 23, स्टेप साइज आएगा 2.3 और फिर से मेरा जो बी होगा दैट इज 26.75 एंड यू वुड सी इस बार ये बिल्कुल रेड लाइन पे चढ़ जाएगा। देखो ऑलमोस्ट चढ़ गया। सो यू कैन सी आप यहां से स्टार्ट किए, इस वाले पे आए, इस वाले पे आए और आप एकदम रेड वाले के पास आ रहे हो। सो यू कैन सी एक पैटर्न है कि जब आप बहुत दूर होते हो तो आप लंबे लंबे स्टेप्स ले रहे हो और जैसे ही आप सही आंसर के क्लोज आते हो तो आप छोटे छोटे स्टेप लेने लगते हो। ये लर्निंग रेट का कमाल है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सो यू कैन सी लर्निंग ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है। अब सोच के देखो यार, ये पूरा चीज आप एक्चुअली बहुत इजीली लूप में भी डाल सकते हो, पूरा का पूरा चीज। सो मैंने वही किया, मैंने इस पूरी चीज को लूप में डाला और इस बार मैंने बी का स्टार्टिंग पॉइंट लिया -100। सो इनिशियली हमने 0 लिया था, फिर हमने 100 लिया, इस बार मैंने -100 ले लिया और स्लोप वही है, लर्निंग रेट भी वही है और ईपॉक्स कितनी बार मैं लूप में चलाऊंगा, मैंने फिलहाल 10 लिया। और लूप के अंदर मैं एग्जैक्टली वही काम कर रहा हूँ, बार बार लॉस स्लोप निकाल रहा हूँ, बार बार बी को अपडेट कर रहा हूँ, बार बार वाई कैलकुलेट कर रहा हूँ और बार बार ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। दैट्स इट। और ये देखो गाइस हमारा आंसर, ये देखो। So we started with this blue line and now we are after 10 iterations we are on top of this green line। ठीक है, अब एक चीज, अगर आप लर्निंग रेट को बहुत छोटा कर दोगे तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेने लगते हो, तो हो सकता है कि आप सही आंसर तक पहुंच ही ना पाओ। ये देखो, सी आपने यहां से स्टार्ट किया बट सिंस आपका लर्निंग रेट बहुत छोटा था, आप सही आंसर तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही आपका खत्म हो गया पेट्रोल। सो अगर आप ईपॉक्स बढ़ा दो, मान लो आप 100 कर दो ईपॉक्स, तो अब आप और ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहे हो तो आप सही आंसर तक पहुंचोगे। ये देखो, अब आप ज्यादा स्टेप्स लेके, शुरू में बड़े बड़े स्टेप्स और बाद में छोटे छोटे स्टेप्स लेके अब आप सही आंसर तक कन्वर्ज कर गए। तो समझने की बात क्या है, अगर आपने लर्निंग रेट बहुत छोटा रखा तो फिर आपको टाइम लगता है पर आप पहुंच जाओगे। अगर आप लर्निंग रेट बड़ा रखोगे तो गड़बड़ हो सकता है, वो गड़बड़ मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा। बट फॉर नाउ आई होप आपको कोड से पूरा इंट्यूशन समझ में आया। अब मैं आपको एक क्लास बना के दिखाऊंगा जिसमें हम कोई भी डेटा को लेंगे और उसके ऊपर ये चीज अप्लाई करके देखेंगे। सो गाइस, अब हम लोग एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा जीडी रिग्रेसर। और आप उस क्लास के अंदर दो मेथड्स क्रिएट करोगे। फर्स्ट विल बी फिट, सेकंड वुड बी प्रिडिक्ट। और बहुत सिंपल सा क्लास है, बस हमें उसके अंदर ग्रेडियंट डिसेंट इंप्लीमेंट करना है। द ओनली थिंग इज कि हम इस क्लास को दो स्टेप्स में बनाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप में अभी हम लोग सिर्फ बी कैलकुलेट करने का लॉजिक लिखेंगे, स्लोप क्या इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने का लॉजिक लिखेंगे, और फिर सेकेंड पार्ट में हम स्लोप को भी कैलकुलेट करने का लॉजिक उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, सो फॉर नाउ आई एम जस्ट टेकिंग दिस डेटा जो मेरे पास है, डेटा रैंडमली जनरेटेड है। अब मैं इसके ऊपर पहले से एक बार साइकिट-लर्न का लीनियर रिग्रेशन क्लास अप्लाई करके एक्चुअल रिजल्ट्स फेच कर रहा हूँ। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट राइट इंपोर्ट फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे lr एंड वी वुड राइट lr डॉट फिट। ऊपर मेरे पास x और y दोनों है और इतना करने के बाद आई वुड जस्ट राइट lr डॉट coefficient. I would print this and I would also print out the intercept, lr dot intercept, and ये रहा गाइस हमारा आंसर। स्लोप 29.19 होना चाहिए और इंटरसेप्ट -3.35 होना चाहिए। तो स्लोप को तो हम लोग फिक्स कर लेंगे, यहाँ पर ही लिख लेंगे हम m इज इक्वल टू 29.19। और अब हम लोग एक क्लास बनाएंगे जो हमारे गिवन डेटा के लिए हमें
इंटरसेप्ट कैलकुलेट करके देगा और वो इंटरसेप्ट शुड बी क्लोजर टू -3.35। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे डेफ, आपके क्लास का नाम है GD रिग्रेसर, और इस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ क्लास, सो यहाँ पे क्लास आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर आएगा। कंस्ट्रक्टर में आपको मिलेगा सेल्फ। आप यूजर से और क्या क्या वैल्यूज लोगे, आप लोगे लर्निंग रेट क्या है, आप लोगे नंबर ऑफ इपॉक्स कितने चलाने, और यहाँ पे आप लिखोगे सेल्फ डॉट m इज इक्वल टू m। ठीक है, ये वाला m, या एक काम करते हैं, इसको हार्ड कोड कर देते हैं लाइक दिस, सेल्फ डॉट b इज इक्वल टू नन, या फिर अभी स्टार्टिंग के लिए वी कैन टेक इट एज 0 ले सकते हो, या -120 ले लो। बहुत ही नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल सी कि वो चेंज हो जाएगा। देन सेल्फ डॉट LR as in learning rate would be the learning rate that is provided, and self dot epochs would be equal to epochs जो मुझे मिला है। ठीक है, ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। अब मैं क्रिएट करूंगा अपना फिट मेथड, जहां पे होगा x और y, ये मुझे मिल जाएगा, और मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है b यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, सो बहुत सिंपल है हमें कुछ खास करना नहीं है। हमें सबसे पहले लूप चलाना है। सो वी वुड राइट फॉर I इन द रेंज ऑफ सेल्फ डॉट epochs। लूप epoch टाइम्स चलेगा, और लूप के अंदर आपको पता है आप क्या करोगे, आप सबसे पहले स्लोप कैलकुलेट करोगे। इसका कोड मैंने आपको शायद दिखाया भी था। I'll just fetch that code, the function, फालतू में बार बार I'll simply copy this and I'll go back and I'll paste it over here। ठीक है, so जो आपका लॉस फंक्शन का स्लोप है वो कैलकुलेट आप कैसे करते हो, यूजिंग दिस फॉर्मूला -2 मल्टीप्लाइड बाय np डॉट सम, और यहाँ पे आएगा y जो हमें मिल रहा है, आपको m के बदले चाहिए पड़ेगा सेल्फ डॉट m, आपको x मिल रहा है, और आपको b के बदले लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट b। ठीक है, और इससे आपका लॉस आ जाएगा। लॉस के बाद आपको क्या करना है, आपको लूप के अंदर रहते हुए आपको नेक्स्ट स्टेप में b को अपडेट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो यू विल कॉपी एंड यू विल पेस्ट ओवर हियर। सो यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ डॉट b लर्निंग रेट के बदले सेल्फ डॉट लर्निंग रेट, और लॉस स्लोप आपने जस्ट कैलकुलेट किया। ठीक है, और बस ये लूप जैसे ही खत्म हुआ, हमें लास्ट में बस प्रिंट कर देना है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ सेल्फ डॉट b। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज द क्लास दैट वी हैव क्रिएटेड। अब इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ GD। सो दिस विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ GD रिग्रेसर क्लास, और मैं यहाँ पे कुछ चीजें भेज रहा हूँ, जैसे कि लर्निंग रेट is 0.1 and epochs is 10। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ GD डॉट फिट एंड आई एम पासिंग x एंड y, और ये मुझे कैलकुलेट करके बताएगा कि 10 epochs रन करने के बाद मेरा स्लोप कितना आ रहा है। स्लोप में एरर आ रहा है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे सेल्फ हमें पास करना पड़ेगा, सिंपल OP। फिर से एक बार बनाते हैं ऑब्जेक्ट और रन करते हैं, and you can see this is the answer। So according to my model the slope should be this, -3 आना चाहिए था by the way, ये क्या आ गया। I wanted to pause the video and think ऐसा क्यों हुआ। The answer is आपने गड़बड़ किया है लर्निंग रेट में, the learning rate is too high। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं 0.01, और अब देखते हैं क्या चल रहा है। -119 हमने स्टार्ट किया था -120 से,
और हम पहुंचे हैं -119 में आफ्टर 10 आइटरेशंस, 10 इपॉक्स। एक काम करता हूँ, जस्ट टू शो यू यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं लूप के अंदर में ही आई विल प्रिंट आउट लॉस स्लोप का वैल्यू, और हर आइटरेशन के बाद बी का क्या चल रहा है वो भी मैं देखना चाहता हूँ। मैंने क्लास को फिर से रन किया, ऑब्जेक्ट बनाया, एंड यू कैन सी कि बिकॉज ऑफ दिस हाई लर्निंग रेट हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। बेसिकली वो वहीं पे घूमता रह जा रहा है। सो अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, सो दिस इज हैपनिंग। सी, आपका जो लॉस फंक्शन था वो ये था, दिस इज बी, दिस इज योर लॉस फंक्शन। सो आपने यहां से स्टार्ट किया, दिस वाज -120, मतलब मान लो ये ओरिजिन यहाँ पे है कहीं पे, तो आप सीधे यहाँ पे आ जा रहे हो। दिस इज 113, दिस इज 113, और इसको मान लो दिस इज -120, ठीक है। फिर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, सो दिस इज 119, फिर यहाँ से वापस यहाँ जा रहे हो और यही होते जा रहा है। आपने ऐसा लर्निंग रेट चूज किया, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, जब भी आपको ऐसा कुछ भी दिखाई दे, लर्निंग रेट को और घटा दो, ईपॉक्स बढ़ा दो, ठीक है। सो मैं लर्निंग रेट को और घटा के 0.001 कर रहा हूँ और ईपॉक्स को 100 कर रहा हूँ, और अब फिर से मॉडल को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी अब सही हो जा रहा है। -96, -78, 63, नीचे जाते 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 यू कैन सी अब हम लोग 3 के रेंज में आ गए, और एकदम लास्ट में अगर आप जाओ तो द लास्ट वन इज -3.36, और हमारा एक्चुअल आंसर वाज -3.35, ठीक है। तो लर्निंग रेट बहुत क्रूशियल है, हम लोग और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। एक पूरा मैंने सेक्शन बना रखा है अबाउट इफेक्ट ऑफ लर्निंग रेट, बट या गाइज दिस इज द क्लास जहाँ पे हमने ग्रेडियंट डिसेंट लगा करके हमने इंटरसेप्ट को कैलकुलेट किया। अभी ये आधा है, ये क्लास अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ विजुअलाइजेशंस देखेंगे, और उन विजुअलाइजेशंस के बाद हम लोग m को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। अभी हमने m को कांस्टेंट मान रखा है, m को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, और फिर वापस आके इस कोड को कंप्लीट करेंगे। अभी ये कोड कंप्लीट नहीं है, ठीक है। सो नाउ आई विल शो यू सम विजुअलाइजेशंस जो आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और कंक्रीट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे 4 अलग अलग विजुअलाइजेशंस हैं। आई विल शो यू कि हर विजुअलाइजेशन का क्या मतलब है, ठीक है। सो बहुत ध्यान से देखना। हमने अभी जो कोड लिखा, दिस वाज द कोड, हमने जो अभी ये कोड लिखा, इसी कोड के ऊपर बेस्ड है ये विजुअलाइजेशंस, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट विजुअलाइजेशन है, ये तो आई गेस आपको देख के समझ में आ रहा है। ये आपको ये बता रहा है कि कैसे ग्रेडियंट डिसेंट कन्वर्ज करता है टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन, ठीक है। सो आपको याद होगा कि आपने शुरुआत की थी एक ऐसे लाइन से जो कि कुछ यहाँ पे थी, लाइक इस जगह पे -120 से, और वो धीरे 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 बढ़ करके ऐसी लाइन पे जा रही है आफ्टर 30 बॉक्स। मैं 30 बॉक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, जहां पे b इज गोइंग टू कन्वर्ज टू -3.35, ठीक है। तो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम -120। सो ये जो लाइन आएगी, सबसे फर्स्ट जो लाइन आ रही थी यहाँ पे, दिस लाइन हैज द स्लोप ऑफ -120, और वहां से वो सोल्यूशन कन्वर्ज करते 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 यहाँ तक पहुंच रहा है जहां पे उसको बेस्ट फिट लाइन मिल रहा है। द गुड पार्ट इज कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो, अगर आप b इज इक्वल टू 150 से भी स्टार्ट करोगे, तो with the correct learning rate you will eventually reach the perfect solution, that is b is equal to -3.35, ठीक है। सेकेंड, इस एनिमेशन पे फोकस करते हैं। ये जो एनिमेशन है, यहाँ पे आपका x एक्सिस पे है b का वैल्यू, और y एक्सिस पे है आपका कॉस्ट, ठीक है। मतलब ये वाला इक्वेशन, लेट मी शो यू। ये जो इक्वेशन हमने निकाला था ना, ये इक्वेशन है दिस वन, ठीक है। मैंने कॉस्ट कैलकुलेट किया है, नॉट द स्लोप, कॉस्ट जब स्क्वायर का टर्म था, ठीक है। एंड यू कैन सी कि ये जो ब्लू कर्व है, ये आपका लाइक वो पैराबोलिक टर्म है, मतलब ये बढ़ करके ऐसा होता, इस साइड में ऐसा होता कुछ, ठीक है। और हमने स्टार्ट किया b इज इक्वल टू -120 से। सो यहाँ पे ये जो पहला सर्कल है, ये एक्चुअली बता रहा है b का वैल्यू टू बी इक्वल टू -120।
हमने यहाँ से स्टार्ट किया एंड यू कैन सी वी आर टेकिंग स्मॉलर जंप्स, लाइक वी आर रीचिंग समवेयर अराउंड, दिस इज 93, यहाँ पे अगर आप देखो तो 96 आ रहा था, तो वी हैव रीच 96, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस 96 आई गेस, या माइनस 96। उसके बाद जो ये वाला है, this is I guess 78, so this is around 78 minus 78। फिर ये वाला जो है this is your minus 63, उसके बाद minus 51, और उसके बाद वो घटते 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 you can see you are converging to the solution that is minus 3.35। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि आप जब लर्निंग रेट सेट करते हो तो इनिशियली जो आपका लर्निंग रेट होता है वो लंबे लंबे जंप्स करवाता है, ठीक है। देखो आपके शुरू में जो जंप्स हैं वो बड़े जंप्स हैं। अब आप थोड़ा सा फिगर आउट कर सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है। उसका रीजन ये है कि आपका जो स्लोप में डिक्रीज होता है, b इज इक्वल टू b माइनस लर्निंग रेट टाइम्स स्लोप, तो ये जो आपका b का डिक्रीज है वो स्लोप के फैक्टर से होता है, बट स्लोप को आप लर्निंग रेट से लिमिट करते हो, ठीक है। तो अगर स्लोप ज्यादा है तो b में डिक्रीज भी ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप नीचे पहुंच रहे हो आपका स्लोप घट रहा है, टुवर्ड्स जीरो जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये फैक्टर छोटा होता जाएगा एंड दैट इज वाई ये डिफरेंस छोटा होता जाएगा और आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है आपका लर्निंग रेट की वजह से कि आप जब सॉल्यूशन से दूर हो तो आप बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हो, बड़े बड़े स्टेप्स, ठीक है। और जब आप सॉल्यूशन के पास पहुंच रहे हो तो आप टाइनी स्टेप्स ले रहे हो, ठीक है, टाइनी स्टेप्स। तो ये मेक श्योर करता है कि आप कभी भी सॉल्यूशन मिस ना करो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। आई जस्ट इरेज दिस एंटायर थिंग सो दैट आप इसको ठीक से विजुअलाइज कर पाओ। सो या दिस इज द सेकंड एनिमेशन। लेट्स सी द थर्ड एनिमेशन। थर्ड एनिमेशन क्या है? थर्ड एनिमेशन है कॉस्ट वर्सेस इपॉक का ग्राफ। सो दिस इज कॉस्ट, यहाँ पे आपका कॉस्ट है एज इन लॉस है। अगेन ये कैसे कैलकुलेट हुआ? यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। इससे मैंने पूरा लॉस कैलकुलेट किया। इट्स एक्चुअली द सेम थिंग, ठीक है। अब ये एक्चुअली सेम ही चीज है, ये ग्राफ और ये ग्राफ बिल्कुल सिमिलर ही है। आपका कॉस्ट ओवर इपॉक्स यू कैन सी नीचे तक आ जा रहा है, एकदम फ्लैट हो जा रहा है। सो जब आप शुरू कर रहे हो बी का वैल्यू में तो लॉस बहुत ज्यादा है, फिर जैसे जैसे आपके इपॉक्स बढ़ रहे हैं आपका बी का वैल्यू चेंज हो रहा है, और बी के वैल्यू के चेंज होने से आपका लॉस ग्रेजुअली घट रहा है। कैसे पता कब आपको रुक जाना चाहिए? जैसे ही आपका ये लॉस का जो ग्राफ है ये फ्लैट होने लग जाए। सो ये काफी देर तक फ्लैट है, इसका मतलब अब बी का वैल्यू को बढ़ाने से या घटाने से लॉस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब स्टेबल हो रहा है लॉस। तो इट शोज कि अब आपको और इपॉक्स चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द ग्राफ्स जिससे आपको पता चलता है व्हेन टू स्टॉप इन ग्रेडियंट डिसेंट। ये वाला ग्राफ अगर आप प्लॉट कर पाओ, इन सबका कोड मैंने लिख रखा है, मैंने ये सारी नोटबुक्स बना रखी है। इट्स जस्ट कि मैं अभी कोड लिख लिख के ग्राफ प्लॉट नहीं करवाना चाहता क्योंकि ये एनिमेशन में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना खाली टाइम में नोटबुक्स उठाओ और खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैंने नोटबुक्स प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। तो ये गाइस ये स्पेशल ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है बिकॉज दिस टेल्स यू व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू स्टॉप, ठीक है। जब भी आपको ऐसा फ्लैट होते हुए दिखाई दे कर्व, तो जिस पॉइंट से फ्लैट होते हुए दिखाई दे रहा है उतने इपॉक्स पे आप रोक दो, उससे ज्यादा इपॉक्स पे लूप चलाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। द फोर्थ ग्राफ इज दिस, जहां पे एक्स एक्सिस पे इपॉक्स है 30 तक और वाई एक्सिस पे आपका बी का वैल्यू है। सो यू कैन सी हमने -120 से स्टार्ट किया और जैसे जैसे इपॉक बढ़ रहा है आप जीरो की तरफ जा रहे हो, जीरो की तरफ जा रहे हो। एक पॉइंट के बाद आप जीरो के बहुत क्लोज पहुंच रहे हो, लाइक -3.35 के बहुत क्लोज पहुंच रहे हो, और फिर उसके बाद स्टेबलाइज कर जा रहा है ग्राफ। सो यहाँ पर अगर आप देखो लाइन से एक टाइम के बाद लगातार आप 3 के पास ही हो, ये देखो लगातार आप 3 के पास हो, बस आप थोड़ा सा माइनर इंप्रूवमेंट कर रहे हो। तो ये वाला ग्राफ यही बता रहा है कि इस पॉइंट के बाद यू आर डूइंग माइनर इंप्रूवमेंट्स, ठीक है, और इनफैक्ट आप स्टेबलाइज कर जा रहे हो उसके बाद, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आपको स्टेबल होते हुए दिख रहा है तो इससे भी आपको समझ में आ सकता है कि और इपॉक्स चलाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 4 ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी तक जो भी हमने किया उसको समझने के लिए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप
इन 4 ग्राफ्स को देखो, सिर्फ देखो, आप सबकॉन्शियसली बहुत कुछ इंफॉर्मेशन गेन कर पाओगे अबाउट ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, सो अभी तक तो हमने सिर्फ बी पकड़ के बात किया है, अब हम लोग एम को भी पकड़ के बात करेंगे, और फिर मैं उसके बाद फिर से आपको यही ग्राफ्स प्लॉट करके दिखाऊंगा फॉर बोथ एम एंड बी, तब आपका अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप करेगा। ओके, सो नाउ हम लोग काफी आगे बढ़ गए, हमने कोड भी कर लिया, हमने कुछ विजुअलाइजेशंस भी देख लिए। अब कुछ डिस्कशंस करने मुझे आपके साथ जो आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और सॉलिडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो 2 पॉइंट्स पकड़ के मैं बात करूंगा। पहला, लर्निंग रेट का क्या इम्पैक्ट होता है आपके ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के ऊपर। सो आपने ऑलरेडी देखा कि ग्रेडियंट लर्निंग रेट को लेकर के बहुत सेंसिटिव है ग्रेडियंट डिसेंट। सो यहाँ पे मैं आपको 3 ग्राफ्स दिखा रहा हूँ। सो द फर्स्ट ग्राफ इज अ सिनेरियो जहां पे आपका लर्निंग रेट इज टू लो, बहुत कम है, 0.02, एंड यू कैन सी आप इस लाइन से स्टार्ट किए, इस रेड लाइन से, और मैक्सिमम आप यहीं तक पहुंच पाए। ऑब्वियसली सेम नंबर ऑफ इपॉक्स, आगे भी जब हम बाकी दोनों का केसेस के बारे में बात करेंगे, इपॉक सेम है। लेट्स से इपॉक का वैल्यू इज, पता नहीं यहाँ पे 10 दिख रहा है, 10। ठीक है, तो 10 इपॉक्स में आप यहां से सिर्फ यहां तक ही पहुंच पाए। ठीक है, टू बैड, लर्निंग रेट इज स्मॉल। अगर आपका लर्निंग रेट अप्रोप्रिएट होगा तो आप सही डिस्टेंस कवर करके सही सॉल्यूशन तक कन्वर्ज कर जाओगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और उसके बाद जो वर्स्ट केस है दैट इज दिस, कि अगर आपका लर्निंग रेट इज टू हाई, 0.5, इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज आप यहां से जंप मार के सीधे यहां चले गए। ठीक है, और आप आगे बढ़ गए, तो दैट इज अ बैड थिंग, बिकॉज आपका सोल्यूशन आप कभी कन्वर्ज नहीं कर पाओगे और आपका कुछ वियर्ड बड़े नंबर्स आएंगे, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा था जब हमने थोड़ी देर पहले कोड किया था, कुछ करोड़ों में वो स्लोप का वैल्यू आ रहा था। इट वॉज बिकॉज आवर लर्निंग रेट वॉज टू हाई। सो लर्निंग रेट कितना होना चाहिए ये तो आपके डेटा पे डिपेंड करता है, इट इज अ हाइपर पैरामीटर, आपको चला के ही समझ में आएगा। बट लर्निंग रेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन ग्रेडियंट डिसेंट। सही ट्यून करना उसको बहुत जरूरी है। बहुत छोटा रखा तो बहुत स्लोली कन्वर्ज करेगा एल्गोरिदम टुवर्ड्स द राइट सोल्यूशन। सो मतलब आपको ज्यादा ईपॉक्स की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ईपॉक्स मतलब ज्यादा कैलकुलेशंस, ज्यादा कैलकुलेशंस मतलब एल्गोरिदम स्लोअर काम करेगा। अगर आपने बहुत ज्यादा रख दिया लर्निंग रेट, इन दैट केस आप सोल्यूशन पे कन्वर्ज ही नहीं कर पाओगे। आपको एकदम एप्रोप्रिएट रखना है इस पर्टिकुलर पैरामीटर को इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग जो आपको अपने दिमाग में रखना है व्हाइल वर्किंग विथ gradient descent. ठीक है, the second point that I would like to talk about is the universality of gradient descent. So अभी हम जब gradient descent पढ़ रहे हैं तो हम इसको बहुत लीनियर रिग्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा होगा कि ये तो लीनियर रिग्रेशन के साथ ही यूज होता है, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बताया, इट इज वन ऑफ दोज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो अलग अलग एल्गोरिदम्स के ऊपर काम कर सकती है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सो अभी तक आपने नटशेल में क्या पढ़ाई किया? नटशेल में आपने बस ये पढ़ाई किया कि अगर आपको कोई पैरामीटर का सही वैल्यू चाहिए, इन आवर केस हमें बी का अगर सही वैल्यू चाहिए, तो आप एक रैंडम वैल्यू से स्टार्ट करते हो और फिर एक लूप के अंदर वैल्यूज को अपडेट करते रहते हो यूजिंग दिस इक्वेशन, राइट? तो बी ओल्ड तो मेरे पास है, लर्निंग रेट भी मेरे पास है। ये स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है? स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका होता है आपके लॉस फंक्शन, जो भी आपका लॉस फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट कर देते हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पैरामीटर, दैट इज हाउ यू गेट द स्लोप। अब हमारे केस में लॉस फंक्शन का इक्वेशन इज दिस, वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन है लीनियर रिग्रेशन में। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और लॉस फंक्शन हो, जैसा कि होता है। आप जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जाओगे वहां पे यू विल फाइंड अ डिफरेंट फंक्शन, अ डिफरेंट लॉस फंक्शन। ठीक है, उस केस में आप उस लॉस फंक्शन को डिराइव करके स्लोप कैलकुलेट करोगे। जब आप डीप लर्निंग पढ़ोगे वहां पे यू विल हैव अ डिफरेंट लॉस फंक्शन और आप उसको डिफरेंशिएट करके ये स्लोप का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। मतलब मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि आपको ये स्लोप चाहिए, और स्लोप मिलता कैसे? लॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से। अब अगर आपका लॉस फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट डज नॉट मैटर कि वो लीनियर रिग्रेशन का लॉस फंक्शन है या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, आपको बस एक डिफरेंशिएबल लॉस फंक्शन चाहिए, और वो तो अलग अलग मशीन लर्निंग सिनेरियोज में अलग अलग होता है। तो इसका मतलब आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है
वो बहुत इजीली लीनियर रिग्रेशन से उठा करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अप्लाई किया जा सकता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हटा के ग्रेडियंट डिसेंट में अप्लाई किया जा सकता है। कुछ भी खास नहीं है, बस खास है ये इक्वेशन, और ये इक्वेशन इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यू आर वर्किंग विथ। इट डज नॉट रिलाई ऑन लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ये स्लोप कैलकुलेट करना है, स्लोप किसी भी डिफरेंशिएबल लॉस फंक्शन का हो सकता है। बस मेरे को ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना था, ठीक है। तो अब बहुत हो गई बातें, अब आप लोग मुझे लगता है अच्छे से समझ गए कि एक सिंगल पैरामीटर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। अब हम लोग देखेंगे कि m और b दोनों को साथ में कैसे कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। So guys, now I think we are ready to understand gradient descent for two variables. अभी तक हम सिर्फ m को कांस्टेंट मान के b को कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम लोग एक्चुअल ग्रेडियंट डिसेंट परफॉर्म करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, हम m को भी कांस्टेंट नहीं मानेंगे और हम b को भी कांस्टेंट नहीं मानेंगे, और हम दोनों वेरिएबल्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि इन दिस केस ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सो स्टेप्स कैसे होंगे। So step 1 would be initialize random values for m and b. लास्ट टाइम आप ये सिर्फ b के साथ कर रहे थे, इस बार मान लो हमने m का वैल्यू ले लिया 1 एंड b का वैल्यू ले लिया 0। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ईपॉक्स डिसाइड करने हैं। लेट्स से हमारा ईपॉक्स पॉइंट नहीं हो सकता, ईपॉक्स, आई एम सॉरी, ईपॉक्स 100 है और हमारा जो लर्निंग रेट है दैट इज 0.01, ठीक है। अब हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन ईपॉक्स, और यहाँ पे अंदर हम क्या कोड लिखेंगे, हम b को अपडेट करने का कोड लिखेंगे। सो b विल बी इक्वल टू b माइनस लर्निंग रेट टाइम्स स्लोप, ठीक है। ये लास्ट टाइम भी था। सिमिलरली m विल आल्सो बी इक्वल टू m माइनस लर्निंग रेट टाइम्स स्लोप। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये स्लोप क्या है और ये स्लोप क्या है। ये स्लोप तो हमने लास्ट टाइम देखा था, ये स्लोप क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। और ये समझने के लिए हम लोग फिर से पीछे जाके इस फॉर्मुलेशन को शुरू से बनाते हैं। ट्रस्ट मी, मतलब हो सकता है आपको बोरिंग लगने लगा हो, बट इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो देखो, ये हमारा डेटा है, दिस इज आवर डेटा, और आप एक लाइन ड्रॉ करने का ट्राई कर लो, ठीक है। आपको पता है आपका लॉस फंक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा, मैं i इज इक्वल टू 1 से n बार बार नहीं लिख रहा, सिग्मा का वही मतलब है, वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने लास्ट टाइम क्या किया था कि आपको ये स्लोप चाहिए था, इसका मतलब आपको, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वाई आई के बदले लिख दिया था एम एक्स आई माइनस बी, वो मैं यहां पे भी कर रहा हूं, एम एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे m को कांस्टेंट बना दिया था, तो फिर जो l था वो फंक्शन बन गया था सिर्फ b का। बट इस केस में हम दोनों को ही कांस्टेंट नहीं मान रहे, तो अब ये फंक्शन है l m और b का। सो इट इज अ फंक्शन जो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। इट इज लाइक दिस, जनरली f ऑफ x होता है, इसका मतलब f इज अ फंक्शन ऑफ x, x में चेंजेस करने से fx में चेंजेस आएंगे। बट कभी कभी आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शंस भी होते हैं जहां पे दो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है आपका फंक्शन, ठीक है। सो नाउ दिस फंक्शन इज अ 3D फंक्शन। जैसे मैंने आपको कॉस्ट फंक्शन प्लॉट करके दिखाया था सिर्फ लॉस फंक्शन और b के केस में, तो वो लॉस फंक्शन कुछ ऐसा था, पैराबोलिक। अब आपको इमेजिन करना है कि अगर यहाँ पे एक और टर्म आ जाए, ये b है, ये m है, और ये आपका लॉस फंक्शन है, तो हाउ वुड दिस कॉस्ट फंक्शन और लॉस फंक्शन वुड लुक, ये आपको सोचना है, ठीक है। आपकी हेल्प करने के लिए मैंने वो कॉस्ट फंक्शन को प्लॉट ऑलरेडी कर रखा है। दिस इज द कॉस्ट फंक्शन गाइस, ये मैंने प्लॉट कर रखा है पहले से। कैसे प्लॉट कर रखा है इसका कोड आपको दिख जाएगा मेरे नोटबुक में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि क्या चल रहा है। सो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है आपका स्लोप, ये जो एक्सिस है ये है आपका इंटरसेप्ट, और ये जो एक्सिस है ये है आपका
कॉस्ट या लॉस, ठीक है। और ये आपका ग्राफ है गाइस, दिस इज योर ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ, दिस इज इन 3D। और इसके लिए मुझे एक बार इसको बंद करना पड़ेगा। सो या दिस इज द 3D ग्राफ। सो यू कैन सी ये, इसको आप बोल सकते हो कि ये 3D में पैराबोला है, राइट। इसका यही तो मतलब हुआ, इसका ये 3D में पैराबोला है। इसको आप बहुत बढ़िया से रोटेट वोटेट करके देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि आपके डेटा के ऊपर जो कॉस्ट फंक्शन बन रहा है वो ये है, राइट। अब आपको m और b का एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके लिए आपका लॉस फंक्शन मिनिमम हो, ठीक है, लॉस फंक्शन मिनिमम हो। क्लियरली आपको दिख रहा है आपका जो लॉस फंक्शन है, मैं इसको यहां पे लेके आता हूं, इस आपका जो लॉस फंक्शन है वो मिनिमम इस पॉइंट पे हो रहा है। आई डोंट नो कौन से कलर से दिखाई देगा ये, आई गेस व्हाइट से दिखाई देगा। सी दिस इज द पॉइंट जहां पे आपका लॉस फंक्शन मिनिमम हो रहा है, राइट। यही तो वो पॉइंट है। तो आपको इस पॉइंट पे जो b है और इस पॉइंट पे जो आपका m है ये निकालना है, राइट। और आपने कहीं से स्टार्ट किया है, मान लो आपने इस पूरे ग्राफ में, सिंस आपने रैंडम वैल्यू से स्टार्ट किया, हो सकता है कि आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया हो, देयर कुड बी अ चांस कि आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया हो। मुझे कोई कलर ही नहीं मिल रहा है जो सही से रिप्रेजेंट करे ये। मान लेते हैं कि आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, क्योंकि आपने एक रैंडम नंबर लिया, तो ये रैंडम नंबर आप पकड़ के चलो इसको नीचे, तो आपने कुछ यहां से स्टार्ट किया मान लो, और इसको यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया। अब आपको इधर से उतरते उतरते, इसको एक पहाड़ की तरह इमेजिन करो, आपको उतरते उतरते धीरे 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 इस पहाड़ की एकदम खाई में उतरना है, ठीक है। सो इस बार आप जो ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर रहे हो वो एक्चुअली आप दोनों के टर्म्स में अप्लाई कर रहे हो, बी के टर्म्स में भी और एम के टर्म्स में भी। सी वही मैं बोल रहा था कि ग्रेडियंट डिसेंट इज समथिंग जो आपको पिक्चर्स के थ्रू समझना पड़ेगा, कोई आपको समझा नहीं सकता है। सो अगर आपने 2D में समझ लिया बी के साथ, तो बस उसको एक्स्ट्रापोलेट करना है आपको 3D में, कि 3D में पूरी चीज कैसे होगी। मैं आपको बस विजुलाइज करवा सकता हूँ, आपके दिमाग में घुस के मैं मतलब समझा नहीं सकता। बस यूं समझ लो कि आप एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो, और वो हमारे केस में वो पॉइंट है बी का वैल्यू 0 और एम का वैल्यू 1, और वहां से हमें उस वैल्यू तक पहुंचना है। मतलब वो रैंडम इनिशियलाइजेशन कुछ भी हो सकता था ना, तो हम यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, कहीं से भी, बट हर टाइम पे हमारा गोल होता यहाँ पे नीचे पहुंचना। हर बार हमारा गोल होता नीचे पहुंचना, और नीचे पहुंचने का मतलब है बी और एम का ऐसा वैल्यू फाइंड करना जिसके लिए लॉस मिनिमम हो। तो दैट इज वाई ये लॉस फंक्शन का विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। या इस लॉस फंक्शन का जो आपके दिमाग में एनिमेशन है, पिक्चर बनना चाहिए, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है वो डिस्कस करते हैं। अब हमें ये करना है कि देखो स्लोप तो आपको अभी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट इस बार जो आपका स्लोप है ना, आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट एम के डायरेक्शन में होगा। सो कभी भी आप अगर मल्टी वेरिएबल फंक्शन के साथ काम कर रहे हो और उसका स्लोप निकाल रहे हो, मतलब उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो वो डिफरेंशिएशन आपको दोनों वेरिएबल्स के टर्म्स में करना पड़ता है। मतलब आपको m के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, आपको b के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। m के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो वो डायरेक्शन बता रहा है m के डायरेक्शन में, और जो b के डायरेक्शन में आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो b का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। सो आपका जो डायरेक्शन है इट इज नाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वेरिएबल्स, दैट इज वाई इसको डिफरेंशिएशन ना बोल करके ग्रेडियंट बोला जाता है। दैट इज वाई हमारे एल्गोरिदम का नाम ग्रेडियंट डिसेंट है। तो बहुत सिंपल है, देखो गाइस क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ एकदम नटशेल में। आपको ये स्लोप्स निकालने हैं। ये स्लोप्स क्या है, बहुत सिंपल। आप जब बी वाला चीज अपडेट कर रहे हो, आप जब ये बी वाला फॉर्मूला अपडेट कर रहे हो, तो आप बी के रिस्पेक्ट में स्लोप निकालोगे। बी के रिस्पेक्ट में स्लोप, बी के रिस्पेक्ट में स्लोप निकालने का मतलब है कि आप अपने लॉस फंक्शन को डिराइव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव, मैंने डी एल बाय डी बी नहीं लिखा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है और उसका सिंबल ये होता है रो, ठीक है। तो आप पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू बी, और सिमिलरली जब आप m के लिए ये फॉर्मूला अपडेट करने जाओगे तो m वाला स्लोप होगा m अंडरस्कोर स्लोप
विल बी इक्वल टू डेल एल बाय डेल एम, दैट्स इट। और बस अब इसमें आपको एम और बी का वैल्यू डालना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और आपका काम हो जाएगा। आई विल क्विकली शो यू। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमारा फॉर्मूला ये है, दिस इज आवर फॉर्मूला, सिग्मा वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू बी। आपने पहले भी कर रखा है, तो यहां पे आ जाएगा सिग्मा वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी, और यहाँ पे बाहर 2 आ जाएगा। फिर आप इसके रिस्पेक्ट में b से डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी कोई b का टर्म नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा, और इससे आपको -1 मिलेगा, तो वो -1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका आंसर है ये -2 सिग्मा वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी, और यही फॉर्मूला हम अभी तक यूज कर रहे थे। तो अब आपने अगर b का इनिशियल वैल्यू 0 लेके रखा है तो 0 यहां पे डाल दो, आपको आपका स्लोप मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू b एट b इक्वल टू 0, दैट्स इट। ये इक्वेशन बस इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन निकल गई। अब जल्दी से कैलकुलेट करते हैं डेल एल विथ रिस्पेक्ट टू डेल एम, ठीक है। सो यहां पे भी सेम चीज होगी, 2 बाहर आ जाएगा, सिग्मा वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन होगा अंदर वाले का, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बट ये हो जाएगा आपका, क्योंकि आप n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये हो जाएगा माइनस एक्स आई। तो आपका ये पूरा टर्म बन जाएगा -2 टाइम्स सिग्मा वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई। ये है आपका डिफरेंशिएशन, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज द स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एम, एम के डायरेक्शन में स्लोप एट एम। अभी अगर आप यहाँ पे एम का वैल्यू 1 डाल दो तो फिर एट एम इज इक्वल टू 1, एंड दैट्स इट। बस यही 2 फॉर्मूलेस लेकर के आपको अपडेट करते रहना है अपने ग्रेडियंट डिसेंट वाले इक्वेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात बस आपको समझनी है कि जब आप एक 3D ग्राफ में होते हो तो किसी भी पॉइंट पे जब आप स्लोप निकाल रहे हो उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होगा आपके एम के डायरेक्शन में, एक होगा आपके बी के डायरेक्शन में, और आपको वो दोनों कंपोनेंट्स निकालने हैं। और वो दोनों कंपोनेंट्स निकालने का मतलब होगा कि एक बार आप एम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो और एक बार आप बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो। तो एक बार आप स्लोप निकाल रहे हो एम के रिस्पेक्ट में, एक बार आप स्लोप निकाल रहे हो बी के रिस्पेक्ट में, और उनका कॉम्बिनेशन आपको गाइड करता है कि स्लोप कहां पर है, एंड दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट डिसेंट यहीं से आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अब अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इफ मेरे पास अभी तो हम लोग पूरे टाइम 2D प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारे पास सीजीपीए का डेटा है और एलपीए का डेटा है, तो हमें सिर्फ एम और बी फाइंड आउट करना है। व्हाट इफ ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो जाए जहां पे सीजीपीए के बदले और 3-4 कॉलम्स हो, तब हमें और ज्यादा कोफिशिएंट्स निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालेंगे? सोचो आप लोग, अच्छा प्रैक्टिस है, सोचो। मैं वो चीज कराऊंगा आपको जब मैं एसजीडी रिग्रेसर पढ़ाऊंगा। एसजीडी रिग्रेसर के टाइम पे हम ये पूरी चीज को इस तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे कि आपको कितना भी कंपोनेंट्स, कितने भी कोफिशिएंट्स निकालने हो, 10, 15, 20, 50 हजार, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ग्रेडियंट डिसेंट लगा पाओगे हायर डिमेंशनल डेटा के ऊपर। बट अभी के लिए इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप सिर्फ 2D के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस जाएंगे हमारे कोड में और उसको इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि हम m और b दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो गाइस चलो कोड करते हैं। सेम जो कोड हमने b के लिए लिखा था उसी कोड को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने फिर से रन कर दिया। दिस इज द डेटा। ये डेटा थोड़ा सा चेंज हो गया है बिकॉज मैंने रैंडम स्टेट ऐड किया है, तो ये डेटा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द डेटा, लीनियर है। अब इसके ऊपर मैंने लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम लगाया और ये मुझे दिखाई दे रहा है मेरा स्लोप, और ये दिखाई दे रहा है मेरा बी वैल्यू, इंटरसेप्ट, ठीक है। लास्ट टाइम ये -3.35 था, इस बार डेटा में थोड़े चेंजेस आ गए तो -2.29 है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है, ठीक है। व्हाट वी कैन डू इज हम एक काम कर सकते हैं। हम लोग
क्रॉस वैल स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आ रहा है. सो व्हाट वी विल डू इज आई विल इंपोर्ट फ्रॉम sklearn dot model selection import क्रॉस वैल स्कोर. ठीक है, और यहां पर वी कैन क्विकली चेक द क्रॉस वैल स्कोर कितना है, सो दैट हम आगे पता कर पाए हमारे केस में जब हम अपना क्लास चलाएंगे. सो क्रॉस वैल स्कोर, और ऑब्वियसली मल्टीपल स्कोर्स आएंगे, तो np डॉट मीन कर दूंगा मैं. क्रॉस वैल स्कोर में आप सबसे पहले भेज रहे हो LR, फिर आप भेज रहे हो X, Y, और आपका स्कोरिंग जो होगा वो होगा R2, और आपका क्रॉस वैलिडेशन का वैल्यू होगा 10, और इट इज कमिंग आउट टू बी 0.63. ठीक है, सो हमारे को इतने आसपास में ही रहना है. तो चलो फिर लेट्स डू ग्रेडियंट डिसेंट फ्रॉम स्क्रैच फॉर बोथ द वेरिएबल्स. ठीक है, तो यही क्लास है, सेम है. अब इस बार मैं m का इनिशियल वैल्यू 29.19 नहीं ले रहा, इंस्टेड मैं 100 ले रहा हूँ. मैं 100 से स्टार्ट करूंगा. सो मेरा स्लोप इनिशियली 100 रहेगा और b इनिशियली -120 रहेगा. ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, 0 और 1 भी ले सकते थे, आपके ऊपर है. लर्निंग रेट मुझे यूजर से मिलेगा, epochs भी मुझे यूजर से मिलेगा. फिट करते टाइम अब मुझे m और b का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो अब इसको हम बोलेंगे लॉस स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू b. ठीक है, ये b के रिस्पेक्ट में हमने लॉस कैलकुलेट किया, और यहां पे भी हम लिख देंगे लॉस स्लोप b. अब सेम लॉस स्लोप आपको निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू m. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये पूरा लाइन एज इट इज कॉपी कर रहा हूं और इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर दे रहा हूं. ठीक है, एंड आई विल रीनेम दिस टू लॉस स्लोप m. और ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने अभी जस्ट देखा, और वो फॉर्मूला था कि आपको सिंपली ये करना है, समेशन के अंदर xi से मल्टीप्लाई करना है. सो सब कुछ सेम रहेगा, ये -2 भी वैसे ही रहेगा, ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही रहेगा. बस आपको अंदर में क्या करना है कि इस पूरे टर्म को यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ x. ठीक है, या x डॉट रेवल कर लो सो दैट वो सिंगल डायमेंशन में आ जाए. ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने बस ऐसी सेफ साइड ले लिया. तो यहाँ पे गाइस हम लोग लॉस स्लोप m कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, और अब हमें बस अपडेट करना है, जिस तरीके से हमने b को अपडेट किया है बिल्कुल सेम तरीके से हम अपने m को अपडेट करेंगे. सो दिस वुड बी self dot m, और यहाँ पे लॉस स्लोप m हो जाएगा. दैट्स इट, दिस इज द कोड. एक बार एक काम करते हैं, जब पूरा ट्रेन हो जाए हमारा मॉडल, उसके बाद हम लोग स्लोप और इंटरसेप्ट को प्रिंट करके देखेंगे. ठीक है, सो आई जस्ट क्रॉस चेक एक बार कि कुछ गलती नहीं है. या सीम्स फाइन. सो इस कोड को रन कर रहे हैं और मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, और अब इसको रन करते हैं एंड यू कैन सी ये रहा मेरा आउटपुट गाइस. मेरा स्लोप आ रहा है 27.82, और मेरा जो इंटरसेप्ट है ये आ रहा है -2.29. अगर हम ऊपर जाएं तो ये देखो 27.82 स्लोप था और -2.29 हमारा इंटरसेप्ट वैल्यू था. सो कन्वर्ज कर गया हमारा एल्गोरिदम. ठीक है, सो देखते हैं एक बार और कम वैल्यूज में कन्वर्ज कर पाता है कि नहीं. लेट्स टेक 30 वैल्यूज. बाकी तो आपको ग्राफ प्लॉट करके समझ में आ जाता है. नहीं, 30 में कन्वर्ज नहीं कर रहा है, 50 में ट्राई करते हैं. 50 में कर जा रहा है, फालतू में हम उतना ज्यादा स्टेप्स ले रहे थे. 50-55 में कर जा रहा है ये कन्वर्ज. ठीक है, तो आपको 100 लेने का जरूरत नहीं है. ठीक है, सो या दैट्स इट, मॉडल ट्रेन हो गया. आप m और b दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हो, एंड इट वाज सो सिंपल राइट. अब हम एक काम करेंगे जल्दी से, वी विल आल्सो क्रिएट द प्रिडिक्ट फंक्शन, जिसको एक x मिलेगा. प्रिडिक्ट हमें एज सच बनाने की जरूरत है क्या? एक्चुअली है. सो अगर हमें x मिलेगा तो ये रिटर्न हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय x प्लस सेल्फ डॉट b.
ये हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सो या एक बार ट्राई कर सकते हैं हम लोग। हमने मॉडल को ट्रेन किया और अब अगर मैं लिखूं gd डॉट प्रिडिक्ट और मैं अगर इसके अंदर x भेज दूं तो या बार बार मैं ये सेम गलती कर रहा हूं, आपको यहाँ पे सेल्फ भी भेजना पड़ेगा। सेल्फ, ये रहा मॉडल का रिजल्ट और ये रहा हर पर्टिकुलर इनपुट के लिए मेरा आउटपुट प्रेडिक्शन। ठीक है, अब अगर मुझे चेक करना है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो आई विल सिंपली कॉपी दिस क्रॉसवैल स्कोर वाला फंक्शन और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बस एक चेंज होगा, यहाँ पे LR के बदले GD होगा। GD हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको रन करने पे इट्स गिविंग मी एम्प्टी, cannot clone object GD result object, it does not seem to be a scikit-learn estimator at, it does not implement a get params method. So the thing is कि आपका जो क्रॉसवैल स्कोर फंक्शन होता है, ये जो क्रॉसवैल स्कोर फंक्शन होता है, ये इंटरनली scikit-learn की क्लास में जाकर के इस पैरामीटर को फेच करता है, इस मेथड को फेच करता है। अब हमारे क्लास में ये मेथड है नहीं, हमारे क्लास में ये मेथड नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके R2 स्कोर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पर ही इस जगह पर ही आई विल क्विकली डू अ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, आई विल इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट split xtrain xtest ytrain and ytest to be equal to train test split x पास किया, y पास किया, टेस्ट साइज डिफाइन किया, टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.2 और रैंडम स्टेट डिफाइन कर दिया सो दैट हम कंसिस्टेंट रिजल्ट्स निकाल पाए। हो गया। और अब जब मैं मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ ऊपर, तो इस बार मैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन भेजूंगा। ऑलमोस्ट वैसा ही रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है क्योंकि इस बार आपने दूसरा सबसेट भेजा अपने डेटा का, तो 2.29 के बदले 2.27, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा वाइपरेट विच विल बी इक्वल टू LR डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट और फिर मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम sklearn डॉट मेट्रिक से R2 स्कोर और फिर मैं R2 स्कोर कैलकुलेट कर दूंगा बाय पासिंग वाई टेस्ट मेरा करेक्ट और वाइपरेट जो मैंने प्रिडिक्ट किया और 63 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है, अपने केस में भी यहाँ पर पहले जब मैं ट्रेन करूंगा, पहले मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ फिर से, और यहाँ पे मैं एक्स ट्रेन भेजूंगा, यहाँ पे मैं वाई ट्रेन भेजूंगा, मॉडल ट्रेन हो गया, ट्रेन होने से ऑलमोस्ट वैसे ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर हम ये वाला स्टेप रिपीट कर लेंगे, आई विल बेसिकली रिपीट दिस स्टेप, कॉपी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। वाइपरेट कैलकुलेट करने के लिए इस बार मैं GD यूज करूंगा, एक्स टेस्ट से निकलेगा एंड दैट्स इट। सो ये रहा आउटपुट 6343 और ऊपर 45 आ रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। हम थोड़ा और अगर अपने ये बढ़ा दें, ईपॉक्स बढ़ा दें, वो रिजल्ट कन्वर्ज कर जाएगा। सो या हमने बना दिया हमने ये कोड लिख लिया जिससे स्क्रैच से आप M और B कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों चीजें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये चीज हो कैसे रही है। मैंने आपको शुरू में ही प्रॉमिस किया था कि विल सी अ लॉट ऑफ ग्राफ्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जब इस लाइन से स्टार्ट करते हैं, हम लोग जब इस लाइन से स्टार्ट करते हैं, जब M का वैल्यू 100 होता है, -120 होता है, वहां से सही डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा है सब कुछ। तो उसके लिए ये कोड मैंने लिख रखा है, ये सेम डेटा सेट है, ये जो डेटा सेट है ये एग्जैक्टली सेम डेटा सेट है। अब मैंने यहाँ पर सेम कोड लिख रखा है जहाँ पे मैं सेम काम कर रहा हूँ, स्लोप्स वगैरह कैलकुलेट कर रहा हूँ, और इस बार मैं हर स्लोप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब आपने स्टार्ट किया, मान लो हमने स्टार्ट किया था विथ 100 एंड -120, सो मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज -120, -120 इज B, M इज 100। ठीक है, सो M को मैंने डाल दिया 100।
सो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हर बार आप आइटरेट करके सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मैं हर पिछला वाला एम और बी को स्टोर करके रख रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है। सो ये मैंने कर दिया और अब मैंने उसके ऊपर एक एनिमेशन चलाया। अब इस एनिमेशन का कोड आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आउटपुट इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इनिशियली हमारा जो लाइन था वो बहुत ही गड़बड़ था और वो धीरे धीरे हर इपॉक के बाद देखो ऑटोमेटिकली सही एडजस्ट कर रहा है। यू कैन सी दैट। सी, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम और धीरे 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 आप स्लोप में चेंजेस ला रहे हो और आप बी में भी चेंजेस ला रहे हो, इंटरसेप्ट में भी चेंजेस ला रहे हो। इनफैक्ट आप बहुत वियर्ड कुछ भी स्टार्ट करोगे ना तब भी ये काम करेगा। जैसे कि लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं स्लोप टू बी इक्वल टू 400 से, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑफ, और इसको भी हम ले लेते हैं 320, बहुत ही ज्यादा ऑफ है ये, ठीक है। और अब अगर इस कोड को मैं रन करूं, से देखो बहुत ज्यादा गड़बड़ से स्टार्ट हुआ, बहुत ज्यादा टिल्टेड था, और यू वुड सी कि आफ्टर 30 इपॉक्स और सो इट विल स्टार्ट कन्वर्जिंग। मतलब दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ दिस एल्गोरिदम कि आप कितना भी ऑफलाइन लो, कहीं भी और हो लाइन, और वो वहां से स्टार्ट करके आपको सही जगह पे पहुंचा देगा, ठीक है। कोई भी लाइन ले सकते हो। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। लेट्स से मैं इसको 600 कर रहा हूँ, इसको 600 कर रहा हूँ और इसको मैं 520 कर रहा हूँ। लाइक दिस इज वे ऑफ। देखते हैं अब क्या होता है। से देखो ये लाइन है और धीरे 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 घूम करके वो ऑटोमेटिकली इस डेटा के हिसाब से बेस्ट फिट लाइन खोज के आपको निकाल के दे देगा। दिस इज अ ब्रिलियंट एनिमेशन जो आपको ग्रेडियंट डिसेंट का ट्रू पावर समझाता है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ और ग्राफ्स दिखाऊंगा जिससे ये जो पूरा चीज हो रहा है आपके सामने ये थोड़ा और क्लियर पिक्चर में आएगा, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। So guys, the first animation that I want to show you, it's not an animation actually. मैं try कर रहा था इसका animation बनाने का, मेरे से बना नहीं। So ये वही cost function है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। और अगर आप इसके ऊपर नोटिस करो तो ये जो डॉट्स हैं, जो ब्लू डॉट्स हैं, ये आपके ग्रेडियंट डिसेंट के स्टेप्स हैं। तो ये जो सबसे ऊपर वाला डॉट है ना, ये आपका फर्स्ट एम और बी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर आई गेस एक चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो एक्स है ये स्लोप है, this x is slope, this y is b, and ये जो y एक्सिस पे है, z एक्सिस पे है, this is your cost, ठीक है। तो ये जो डॉट है ना, this dot is the first value that we took, ठीक है। m का जो हमने फर्स्ट वैल्यू लिया था, मेरे को अब याद नहीं है, शायद 150 लिया था, और b का जो फर्स्ट वैल्यू लिया था -150, जो भी है ये वो वैल्यू है। एक्चुअली ये b है 100, यहाँ पे b 100 है। अगर आप नोटिस करो इधर से आप ऐसे जाओगे और ये एकदम नीचे जाने पे इस जगह पे कहीं पे ये 100 है, तो m यहाँ पे इज समवेयर अराउंड 120 और b इज समवेयर अराउंड +120, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। एंड यू कैन सी दिस वाज द फर्स्ट वैल्यू। फिर जब पहली बार ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई हुआ तो आप यहाँ पहुंच गए, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पहुंच गए। फिर अगली बार हुआ तो आप यहाँ पहुंच गए और उसके नीचे और उसके नीचे। सो बेसिकली जो ग्राफ मैंने आपको सिर्फ बी वाले केस में दिखाया था, इंटरसेप्ट वाले केस में, ये उसका 3D वर्जन है। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो डेप्थ में, आप और छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली सी दिस ग्राफ कि ये ऐसा दिख रहा है, सी ऐसा दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से उतर रहे हो और उतरते 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 आप पूरा नीचे तक जा रहे हो। दैट इज हाउ दिस थिंग इज वर्किंग, ठीक है। तो मैं एक्चुअली इसका एनिमेशन बनाने का ट्राई कर रहा था, बट इसका एनिमेशन मेरे से बना नहीं 3D में। तो फिर मुझे एक आइडिया आया कि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ कॉन्टूर प्लॉट। सो कॉन्टूर प्लॉट क्या होता है? कॉन्टूर प्लॉट होता है जब आप एक 3D ग्राफ को, 3D सरफेस को 2D में प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है। तो वही मैं आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी ये मैंने ग्राफ बनाया। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। सो या ये देखो गाइस, ये सेट ऑफ ग्राफ्स है, सेट ऑफ विजुअलाइजेशंस है। ये पहला विजुअलाइजेशन आई गेस आपको समझ में आ रहा है ऑलरेडी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आपका लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है एक पॉइंट से। यहाँ पे एम है, इफ आई एम करेक्ट इट इज इट इज 120 आई गेस, नहीं -120। ये लास्ट वाला ग्राफ एम का है, -100 है शायद। एक्चुअली मैंने यहाँ पे कोड लिखा है इस चीज का, सो मैं कोड से ही देख लेता हूँ।
अच्छा, ये कोड मैंने चेंज कर दिया, ठीक है जो भी है, मतलब दिस इज आई गेस इफ आई रिमेम्बर करेक्टली -100 एंड बी स्टार्ट होता है 120 से या 120 से, ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड यू कैन सी ये वाला ग्राफ मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी थोड़ी देर पहले भी, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एकदम गलत लाइन से स्टार्ट कर रहे हो और आपका ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम इज एबल टू फाइंड आउट कि सही पाथ क्या है सही लाइन तक पहुंचने का, और इवेंचुअली 30 इपॉक्स के बाद आप वहां पे पहुंच जा रहे हो। सो यू कैन सी काफी वियर्ड ढंग से स्टार्ट होकर के भी आप सही जगह पे पहुंच पा रहे हो, ठीक है। ये जो सेकंड ग्राफ है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, बिकॉज ये जो ग्राफ है इसको हम कॉन्टूर प्लॉट बोलते हैं, कॉन्टूर प्लॉट। सो कॉन्टूर प्लॉट, ये जो प्लॉट है ना इसको ही मैंने 2D में प्रोजेक्ट कर दिया। सो अब मेरे एक्स एक्सिस पे आई हैव गॉट बी, और मेरे वाई एक्सिस पे सॉरी 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 मेरे एक्स एक्सिस पे आई हैव गॉट एम, यहाँ पे आई हैव गॉट एम एंड यहाँ पे आई हैव गॉट बी, ठीक है। सो यहाँ पे कलर से आपको समझ में आएगा कि आप का जो सरफेस है उसमें हाइट है या डेप्थ है। सो ये जो डार्कर शेड है ये डेप्थ दिखा रहा है। सो एक्चुअली ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सेंटर पे, ठीक है। और ऑब्वियसली मुझे सेंटर पे पहुंचना है, तो 2D में मैंने एनिमेशन बनाया कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, मतलब जब आप -100 स्लोप से स्टार्ट कर रहे हो और 120 आपका बी है, और यहां से आप ग्रेजुअली धीरे 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 सेंटर पे पहुंच जा रहे हो, और सेंटर इज योर करेक्ट वैल्यू, जो भी करेक्ट वैल्यू था यहाँ पे जैसा दिखाई दे रहा है। एम का वैल्यू इज 27 और बी का वैल्यू इज -2, ठीक है। तो आप दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग इज वर्किंग। सो ये कॉन्टूर प्लॉट इसी का रिप्रेजेंटेशन है, इस चीज का रिप्रेजेंटेशन है इन अ 2D स्पेस, ठीक है। बस आपने z को हटा दिया और वो z अब आप दिखा पा रहे हो यूजिंग कलर्स, ये ग्रेडियंट शो कर रहा है कि हाइट कितना है, ठीक है। तो एक बार ये ग्राफ देखो तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सीधे सीधे आप यहां से यहां पहुंच जा रहे हो, ठीक है। सो ये कॉन्टूर प्लॉट्स आपको बहुत दिखाई देंगे इंटरनेट पे जब आप ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में पढ़ाई करते हो, तो दैट इज व्हाई मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। आगे भी हम जब टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट्स पढ़ेंगे, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, वहां पे मैं आपको ये ग्राफ्स का एनिमेशन दिखाऊंगा, ठीक है। अगेन इन सबका कोड मैंने डाल रखा है गिटहब रिपोजिटरी में नीचे, आप जाकर के चेक करके अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। इनको कोड कैसे करना है वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो है, ये जो ग्राफ है यहाँ पे y एक्सिस में है कॉस्ट और x एक्सिस में है इपॉक्स, ठीक है। सो यू कैन सी जब पहला इपॉक स्टार्ट हुआ तो आपका कॉस्ट बहुत हाई था, आपका लॉस, कॉस्ट या लॉस बोल सकते हो, बहुत हाई था। जैसे जैसे इपॉक बढ़ना चालू हुआ ग्रेजुअली यू कैन सी देयर इज अ डिक्रीज इन द कॉस्ट फंक्शन, और एक पॉइंट के बाद वो स्टेबलाइज कर जा रहा है अराउंड यहाँ पे, इस जगह के बाद वो स्टेबलाइज कर जा रहा है। तो आप 20 इपॉक्स भी अगर चला दोगे तो सफिशियंट है, आपका रिजल्ट क्लोज टू वॉट एवर द करेक्ट रिजल्ट इज उसके आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था। ये जो ग्राफ है ये है आपका बी वर्सेस, दिस इज बी वर्सेस इपॉक ग्राफ, ठीक है। सो यहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हो 120 से और ग्रेजुअली एक टाइम के बाद आप -2.25 के पास पहुंच जा रहे हो, ठीक है, ग्रेजुअली, राइट, डिक्रीज हो रहा है, आप उस जगह पे पहुंच रहे हो। नेक्स्ट ये वाला जो ग्राफ है ये है स्लोप वर्सेस इपॉक का ग्राफ। यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो -100 से, बट ग्रेजुअली यू आर रीचिंग दैट 27 वाला मार्क जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये सारे एनिमेशंस साथ में अगर आप देखो तो आपको काफी पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कैसे इपॉक के बाद इपॉक में आपका रिजल्ट इंप्रूव करता है और कैसे आप सही पॉइंट पे कन्वर्ज करते हो। सी, ये सब चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये पिक्चर्स दिखाने का सिर्फ एक रीजन है, इतनी मेहनत मैंने सिर्फ इसलिए की कि आपके सबकॉन्शियस में ये नॉलेज कैप्चर हो। अगर आपके सबकॉन्शियस में कैप्चर हो जाएगा तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। दैट इज द होल आइडिया, पिक्चर्स हम ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाते हैं। दैट इज वाई मैंने ये सारे एनिमेशंस बनाए हैं और ये आपके पास भी रहेंगे, आप इसको कभी भी चला के देख सकते हो, ठीक है। सो हो गया अब ये, अब हम वापस जा रहे हैं, कुछ चीजें बची हैं वो हम देखने वाले हैं। 3 चीजों का ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के ऊपर क्या असर पड़ता है वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले लर्निंग रेट से क्या फर्क पड़ता है, सेकंड लॉस फंक्शन से क्या फर्क पड़ता है, और थर्ड डेटा से क्या फर्क पड़ता है। ये 3 चीजें हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे।
सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि लर्निंग रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के ऊपर। ऑनेस्टली हमने काफी कुछ पढ़ लिया ऑलरेडी, मैं बस आपको विजुअली, फिर से द वर्ड इज विजुअली, समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। सो ये एक बहुत मस्त टूल मुझे मिला गूगल की वेबसाइट पे। पहले मैं ये टूल खुद बनाने का सोच रहा था, थोड़ा मेहनत लग जाता, तो गूगल ने मुझे बचा लिया। सो यहाँ पे इट्स बेसिकली, मैं आपको सेटअप समझाता हूँ। ये आपका कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन का ग्राफ है, और आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। ये आपका बी का वैल्यू है, और ये आपका करेक्ट वैल्यू है। यहाँ पे आपका लॉस फंक्शन मिनिमम पे है, तो आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है। और हम अलग अलग लर्निंग रेट्स अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह का आउटकम आता है। सो तीन मेजर केसेस हम लोग देखने वाले हैं। एक केस ये होगा जब आपका लर्निंग रेट बहुत छोटा है, ठीक है। सेकेंड केस होगा जब आपका लर्निंग रेट ऑप्टिमम है। थर्ड केस होगा जब आपका लर्निंग रेट जरूरत से ज्यादा है। तीनों केसेस में देखते हैं आउटपुट क्या होगा। सो लेट्स से व्हाट विल डू इज विल स्टार्ट विद अ लर्निंग रेट ऑफ 0.01। अपेरेंटली इस डेटा सेट के ऊपर ये लर्निंग रेट बहुत ही छोटा है, ठीक है। देखो, मैं ये बटन प्रेस करूंगा और हर बार आप अगला अपडेट मारोगे इस बी के वेट पे। देखो, पहले अपडेट के बाद आप यहाँ पहुंचे, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ। यू कैन सी आप धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हो, और आपके स्टेप्स छोटे होते जा रहे हैं। बट सिंस आपने बहुत छोटा लर्निंग रेट से स्टार्ट किया था, इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्वर्ज। ऑब्वियसली आपको देख रहे हो, ये जो नंबर बढ़ रहा है ये आपके नंबर ऑफ इपॉक्स है, ठीक है। तो ये आपका बढ़ते जाएगा, देख रहे हो, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते जा रहे हैं, हर अगली बार में स्टेप और छोटा होता जा रहा है, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्वर्ज, ठीक है। सी, यहाँ पे लिखा हुआ है gradient descent is taking too long to reach the minimum loss, try again with a different learning rate। अगर आप उसको इनफ ईपॉक्स दोगे तो वो वहां पहुंच जाएगा, बट ऑब्वियसली ट्रेनिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, आपका मॉडल स्लो हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक ऑप्टिमम लर्निंग रेट देते हैं। लेट्स से वी विल गिव 0.1, ठीक है। 0.1 जैसे आपने दिया, आपने पहला जंप मारा सीधे यहाँ पर, सी 0.77 पे आ गए आप। उसके बाद यहाँ पर 1.125, यहाँ पर, यहाँ पर, और आप सिर्फ 11 इपॉक्स में पहुंच गए। इट सेज दिस मॉडल हैज रीच्ड मिनिमम लॉस, इज इट पॉसिबल टू अचीव सिमिलर रिजल्ट्स इन फ्यूअर स्टेप्स। तो आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो, लेट्स से 0.07 पे ट्राई करके देखो। नहीं, बढ़ाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। लेट्स से 0.2 पे ट्राई करते हैं, या देखो 0.2 ज्यादा ऑप्टिमम था, 0.1 से भी ज्यादा। आपको सिर्फ 4 इपॉक्स लगे, ठीक है। अब मैं आपको एक केस दिखाता हूँ, जब आप ज्यादा, अगर आपने लर्निंग रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा। मान लो आपका लर्निंग रेट इज 0.5, ठीक है। देखो, जैसे आपने पहला किया, आप यहां से सीधे यहां पर आ गए, सीधे ये वाला जंप लिया आपने, आप एक्चुअल टारगेट स्किप कर गए, ठीक है। यहां से आपने फिर से लिया, तो आप फिर से टारगेट स्किप करके यहां आ गए, और आप इस तरह का जिगजैग मोशन यूज कर रहे हो, ठीक है। देखो, सी, इससे भी आप कन्वर्ज कर जाओगे, बट ये रिस्की है। देखो, पहुंच गए आप, बट अगर आप इससे ज्यादा बढ़ा दो तब तो काफी लफड़ा हो जाता है। ये देखो, ये देखो, आप सीधे यहां पहुंच गए, इतनी ऊपर, यहां से आप सीधे यहां पहुंच गए। अब आप फिर से कर रहे हो, तो अब आप यहां से यहां पहुंच गए, देख रहे हो, आप और ज्यादा एरर्स करते जा रहे हो। ये देखो, सी, आप और दूर जाते जा रहे हो, सी, आप बहुत आगे निकल गए। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ग्रेडियंट डिसेंट विल नेवर रीच द मिनिमम लॉस, ट्राई अगेन विद अ डिफरेंट लर्निंग रेट। उसने बोल दिया कि आप कभी कन्वर्ज नहीं कर सकते आपने जो लर्निंग रेट चूज किया उससे, ठीक है। तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे साथ भी हुआ था, हमने थोड़ी देर पहले एक कोड लिखा था जहाँ पे 7 करोड़ कुछ वैल्यूज आ रही थी, जो कि कभी कन्वर्ज नहीं करती, राइट। तो यहाँ पे वही परेशानी हो रही है, एंड दैट इज वाई लर्निंग रेट इज सो क्रूशियल फॉर ग्रेडियंट डिसेंट। इट्स अ हाइपर पैरामीटर, आपको इसका वैल्यू बहुत सोच समझ के रखना होता है। ऑब्वियसली आप एक्सपेरिमेंट करते हो, बट दिस इज वेरी क्रूशियल। ये चीज मुझे आपको दिखानी थी अगेन विजुअली, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपका लॉस फंक्शन कुछ और हो, जैसे अभी तक हम मीन स्क्वायर्ड एरर वाला लॉस फंक्शन लेके चल रहे थे, बट अगर कुछ और लॉस फंक्शन हो तो उससे क्या परेशानी या फिर क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो गाइस, जो नेक्स्ट चीज बहुत अफेक्ट करती है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को, वो है लॉस फंक्शन, ठीक है। हमारे केस में हमने जो लॉस फंक्शन लिया था, दैट वाज दिस,
मीन स्क्वायर्ड एरर लिया था हमने, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा लॉस फंक्शन है, इनफैक्ट ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही काम का लॉस फंक्शन है, बिकॉज ये लॉस फंक्शन इज एक्चुअली अ कॉन्वेक्स फंक्शन। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है। सो कॉन्वेक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहां पे अगर आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो वो लाइन कभी भी फंक्शन को क्रॉस नहीं करता, ठीक है, फंक्शन को क्रॉस नहीं करता। सो दिस इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन। आई कैन शो यू अ नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन। दिस इज अ नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लफड़ा है कि मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इनके बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो तो ये लाइन एक बार आपके फंक्शन को क्रॉस कर रही है। दिस इज अ नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। कॉन्वेक्स फंक्शन है तो ये बात क्लियर है कि आपके पास सिर्फ एक ही मिनिमा होगा, जो कि आपका ग्लोबल मिनिमा होगा। बट अगर आपके पास एक नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन है तो उसमें देयर कुड बी मोर देन वन मिनिमास। जैसे कि ये देखो, ये भी एक मिनिमा है जहां पे स्लोप जीरो हो रहा है, और ये भी एक मिनिमा है, एंड ऑब्वियसली ये आपका ग्लोबल मिनिमा है, और ये जो आपका है ये लोकल मिनिमा है। अब लोकल मिनिमा अगर आपके सिनेरियो में आ गया और आपके लॉस फंक्शन में लोकल मिनिमा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला इमेज देखो, ये एक लॉस फंक्शन है, मुझे नहीं पता इसका इक्वेशन क्या है, बट दिस इज अ नॉन कॉन्वेक्स लॉस फंक्शन। और अभी ये 2D में इसका रिप्रेजेंटेशन है, मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगा। इसमें प्रॉब्लम है, इसमें दो प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम कि इसमें लोकल मिनिमा है, और इस लोकल मिनिमा में क्या होगा कि मान लो अगर आप यहां से स्टार्ट करो तो आपका एल्गोरिदम आपको कन्वर्ज करके यहां पे पहुंच जाएगा, इस जगह पे। बट ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। आपका बेस्ट सॉल्यूशन ये है, इस वैल्यू के लिए आपका लॉस सबसे कम है, बट आप यहीं पर आके रुक गए। इतना आप और इंप्रूव कर सकते थे अगर आप यहां से स्टार्ट करते या फिर यहां से स्टार्ट करते। जस्ट बिकॉज आपका रैंडम इनिशियलाइजेशन ऐसी जगह से था कि वो लोकल मिनिमा के ज्यादा पास पड़ा, आप फंस गए। एंड गेस व्हाट, आपको यहाँ से निकाल नहीं सकता कोई। आप फंस गए तो फंस गए, यहाँ पे जाके आपका सोल्यूशन कन्वर्ज कर जाएगा, बोलेगा यही सोल्यूशन है। बट इन रियलिटी यू नेवर नो यार, आप कितने भी डायमेंशन में काम कर सकते हो। तो 2D में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके पास हो सकता है 10 कॉलम्स हो, आपको नहीं पता कि वो फंक्शन नॉन कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स है, उसमें लोकल मिनिमा है या नहीं है। वो इनिशियलाइजेशन बहुत मैटर कर जाता है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, व्हाट इज योर इनिशियल वैल्यू फॉर योर कोफिशिएंट्स। और वहां से देयर इज अ ह्यूज चांस कि आप जाकर के लोकल मिनिमा में जाके फंस जाओ और आप कभी ग्लोबल मिनिमा पे ना पहुंच पाओ। मतलब आपका ग्रेडियंट डिसेंट आपको सब पार सोल्यूशन दे रहा है और आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज अ हार्श फैक्ट। सो इससे बचने के कई टेक्निक्स हैं, इनिशियलाइजेशन के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका कॉस्ट फंक्शन कैसा है, और भी कुछ और टेक्निक्स होती हैं। इसके बारे में ज्यादा पढ़ाई आप डीप लर्निंग में करते हो, क्योंकि वहीं पर आपको ज्यादातर नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस मिलते हैं। लीनियर रिग्रेशन का तो जो कॉस्ट फंक्शन है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें सिर्फ एक ग्लोबल मिनिमा है जहां पे आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये कॉस्ट फंक्शन इन 3D, तो ये ऐसा दिखाई देता है। सी, दिस इज द कॉस्ट फंक्शन इन 3D, ठीक है। हमारा जो कॉस्ट फंक्शन था 3D में, वो मैंने आपको दिखाया ही था, वो ऐसा दिखता था, ये था हमारा। और ये कॉस्ट फंक्शन कॉन्वेक्स है क्योंकि इसमें एक ही मिनिमा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, देर आर मोर देन वन मिनिमा, एंड दिस इज योर ग्लोबल मिनिमा जहां पे आपको पहुंचना चाहिए था। यहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो, बट देर इज अ चांस कि आप यहाँ पे फंस जाओ, क्योंकि आपने यहाँ से स्टार्ट किया या यहाँ से स्टार्ट किया या यहाँ से स्टार्ट किया। डिपेंडिंग ऑन आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। बट आप यहाँ भी पहुंच सकते हो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इनिशियलाइजेशन, और इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं सैडल पॉइंट प्रॉब्लम। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कभी कभी कुछ पर्टिकुलर लॉस फंक्शंस में क्या होता है कि एक प्लेट्यू आता है, इस तरह का फ्लैट सरफेस, इस तरीके का फ्लैट सरफेस आता है। और फ्लैट सरफेस है मतलब यहाँ पे स्लोप बहुत स्लोली चेंज कर रहा है। सो अगर आपका स्लोप बहुत स्लोली चेंज करेगा तो आपका हर अगला स्टेप बहुत छोटा होगा, और फिर आप एक्चुअल सॉल्यूशन में पहुंचने में बहुत टाइम लगाओगे। और अगर आपने इपॉक्स कम सेट कर रखे हैं तो आप रियल सॉल्यूशन पे पहुंच ही नहीं पाओगे। आपको बहुत ज्यादा देर तक एल्गोरिदम को चलाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा देर तक एल्गोरिदम को चलाने का मतलब ट्रेनिंग में इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, विच इज अगेन नॉट गुड, ठीक है। स्पेशली अगर आप बड़े डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो। तो ये जो प्लेट्यू है,
ये भी आपको परेशान करता है। इसी को 3D में सैडल पॉइंट बोलते हैं। सो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस तरह के सिनेरियो में आप फंस जाओगे 3D में कि आप यहाँ से उतरने में बहुत टाइम लोगे। ये इस तरह का सरफेस में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ये बिल्कुल फ्लैटिश है। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपका लॉस फंक्शन कुछ भी गड़बड़ करेगा तो आप बहुत फंस सकते हो ग्रेडियंट डिसेंट के केस में। इट्स वेरी सेंसिटिव टू लॉस फंक्शन। ठीक है, प्लस मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सब कुछ पढ़ना। आई होप आपको भी ये सब कुछ लॉस फंक्शन कैसे अफेक्ट कर रहा है ग्रेडियंट डिसेंट को, ये सब आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, एक लास्ट चीज और पढ़ रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ डेटा। सो यहाँ पे ये वाला इमेज है जो मैंने आपको दिखाया भी है। ये वाला इमेज कॉन्टूर प्लॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। सो यू कैन सी कि अगर आपका डेटा में जो फीचर्स हैं, जो आपके कॉलम्स हैं, अगर वो बराबर स्केल पर होते हैं तो आपका कॉन्टूर प्लॉट बहुत ही सर्कुलर होता है और आप बहुत तेजी से डिसेंड करते हो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत तेजी से सीधे ऐसे उतर जाओगे। ठीक है, अगर आपके फीचर्स सेम स्केल पे हैं। जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा सेम स्केल पे नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा एक शेप ले रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, हल्का सा ज्यादा टाइम ले रहा है। बट अगर आपके फीचर स्केल बहुत अलग अलग है, मान लो आपके दो फीचर्स हैं, एक टेंस में है और एक लैक्स में है, तो आपका ये कॉन्टूर प्लॉट बहुत ही फ्लैटिश बनेगा। ठीक है, और फिर आप देखो आप कन्वर्ज कैसे करोगे, आप बहुत घूम के कन्वर्ज करोगे। सो पहले आप बहुत डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहे हो और फिर आप यहाँ से बहुत सीधा डिस्टेंस ऐसे कवर कर रहे हो। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला चीज ज्यादा टाइम लेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हो एल्गोरिदम, और आपके पास जो डेटा है उसको आपको पहले प्रॉपरली स्केल करना चाहिए, सेम स्केल पे ले आना चाहिए, फिर लीनियर रिग्रेशन लगाना चाहिए। हमने अभी तक ये किया नहीं है, करना चाहिए। ठीक है, अगर आप वो करोगे तो यू विल गेट दिस फ्लैटर कॉन्टूर, और इसका मतलब है कि बहुत तेजी से आप डिसेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत घूम के आना पड़ रहा है। इसको आप 3D में इमेजिन करो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट, ये इतना ही आपको पढ़ाना था। और अब एक लास्ट चीज मेरी तरफ से, मुझे ग्रेडियंट डिसेंट बहुत पसंद है बिकॉज वो फिलोसफिकली भी वो एल्गोरिदम एक चीज बताता है कि आप, ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है कि आप कितना भी गलत वैल्यूज के साथ स्टार्ट करो, आपको सही जगह पे पहुंचा देता है। सिमिलरली लाइफ में भी इट कुड बी साइड कि आप अगर कहीं भी हो, अगर आप सही स्टेप्स लेते हो तो यू विल इवेंचुअली रीच योर करेक्ट प्लेस। तो ग्रेडियंट डिसेंट मेरे को लगता है कि एक वो बारीक सी बात हमको बताता है लाइफ के बारे में। तो दैट इज व्हाई आई लाइक ग्रेडियंट डिसेंट अ लॉट। ठीक है, तो ये मैंने साइड से ऐसे ऐड कर दिया, इसको आप इग्नोर मार सकते हो। बट या, दिस इज प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट वीडियो दैट आई हैव शॉट। इट हैज बीन लाइक 3 days मैं कंटिन्यूसली ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ, एनिमेशन प्लॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। आप में से बहुत लोग मेरे को पिंग कर रहे हो कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, बट ट्रस्ट मी, ये वीडियो को बनाने में मुझे जितनी मेहनत लगी है मेरे को कभी भी और नहीं लगी। सो प्लीज शो सम लव, इफ यू लाइक इट please subscribe, that would give me a lot of motivation for the next video. Yeah, that's it, thanks for watching, bye.